स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और थोड़ा रेंज बाउंड सेशन जो फर्स्ट हाफ का दिख रहा था, एक बार फिर से सेकंड हाफ में आप बाजार में बढ़िया रिकवरी के आसार देख रहे हैं। ये ट्रेंड बना हुआ है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा 5 के 5 दिन अगर शुरुआती सत्र में आपको सुस्ती दिखती है तो फिर सेकंड हाफ में टुवर्ड्स क्लोजिंग आपको बाजार में चुस्ती आती हुई दिख रही है, और बिल्कुल वैसा ही एक्शन अभी भी होते हुए दिख रहा है। तो कैसा रहेगा बाजार का मूव? 17,700 के ऊपर क्या निफ्टी क्लोज होने में होगा कामयाब, और बैंक्स की लीडरशिप क्या ये रहेगी बरकरार? आइए करते हैं इन सभी बातों पर चर्चा। सबसे पहले तो इस समय की बड़ी बातें क्या हैं, यहीं पर कर लेते हैं फोकस। शानदार रिकवरी है, 17,700 के ऊपर है निफ्टी, दिन की ऊंचाई पर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहा है। रिकवरी निफ्टी में ही नहीं, बैंक निफ्टी में भी आती हुई दिखी है। यहाँ पर भी बड़ा उछाल आपको आते हुए दिख रहा है। 42,650, 550 अंकों की तेजी यहाँ पर दिख रही है। पीएसयू बैंक्स का पूरा सहारा है। पीएसयू बैंक इंडेक्स इस समय 1.5% ऊपर है। बट ये नहीं, बाकी सारे फाइनेंशियल्स में भी अच्छी खरीदारी आ रही है। एनबीएफसीज में बढ़िया एक्शन है। रियल एस्टेट स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। आईटी जो आज सुबह बाजार पर दबाव बना रहा था, अब यहाँ पर भी आपको बढ़िया रिकवरी आते हुए दिख रही है, और डेज हाई पर कई सारे आईटी स्टॉक्स भी इस समय ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी अच्छा एक्शन बना हुआ है। कमजोरी आज फार्मा से आ रही है। सन फार्मा खबरों के दम पर थोड़ा कमजोर है, बट बाकी फार्मा शेयर्स में भी थोड़ा दबाव है। ऑटो जहां पर सुबह आपको पॉजिटिव एक्शन दिख रहा था, अब यहां पर कमजोरी आते हुए दिख रही है। तो कैसे करना है आखिरी 1.5 घंटे में ट्रेड, वहां पर है हमारा फोकस। ग्लोबल मार्केट्स थोड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं है। हल्की नरमी के साथ अमेरिकी फ्यूचर्स और यूरोप के बाजार आपको इस समय दिख रहे हैं। तो आखिरी 1.5 घंटे का ट्रेड ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। हफ्ते की शुरुआत है, एक्सपायरी वीक है हमारे सामने, और इस बीच सुस्त शुरुआत के बाद अब बाजार बढ़िया मोमेंटम में आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं पर करते हैं फोकस। जरा देखिए गेन्स आज कहां पर आ रही हैं। नतीजों के दम पर आईसीआईसीआई बैंक तो मजबूत दिख ही रहा है, बट एसबीआई में अच्छा एक्शन है। एक्सिस बैंक भी आपको पॉजिटिविटी दिखा रहा है। इंडसइंड बैंक जिसके नतीजे अभी किसी भी वक्त आ सकते हैं, यहाँ पर भी खरीदारी है। तो प्राइवेट और पीएसयू दोनों बैंक्स की तरफ से एक्शन है। थोड़ा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स थोड़ी देर पहले आए थे, वहां पर भी रखिएगा नजर। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जहां पर सुबह एक बढ़िया ब्रेकआउट आया था, यहां पर भी मूव आ रही है। तो बैंक्स और साथ ही फाइनेंशियल्स यहां पर तो अच्छा एक्शन बाजार का है। एचडीएफसी बैंक के साथ साथ एचडीएफसी लिमिटेड यहां पर भी पॉजिटिविटी दिख रही है। बट एचडीएफसी लाइफ यहां पर जबरदस्त एक्शन है, जो आरबीआई की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है। एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद कंबाइंड एंटिटी एचडीएफसी लाइफ में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी रख सकती है। वो एक बड़ी राहत की बात आपको आती हुई दिखी है। थोड़ा सीमेंट स्टॉक्स में आज सुबह से एक्शन बना हुआ था, यहां पर भी रखनी है आपको नजर। रियल एस्टेट में बाउंस बैक हुआ है। मैक्रोटेक के अच्छे नतीजे, अच्छी गाइडेंस आई है, साथ ही बोनस भी है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस समय बाजार के फेवर में काम कर रहे हैं। आपके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी करेंगे फोकस। आइए सबसे पहले तो इस समय की जो खबरें हैं वहां पर नजर डाल देते हैं, और साथ ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जहां पर आने वाले दिनों में बाजार की नजर बनी रहेगी। कुशल और अरमान दोनों ही हमारे साथ है तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या कह रहे हैं आज के ट्रिगर्स? गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में सबसे पहले तो इंडसइंड बैंक की है, इसके नंबर्स कभी भी आ सकते हैं, तो ये तो इस पर तो फोकस है ही। साथ ही कल के दिन में आपको इंपॉर्टेंट रखना है, क्योंकि नतीजों की लंबी सूची होती हुई दिख रही है। निफ्टी से बजाज ऑटो, नेस्ले और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही एफिनो स्पेस से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी एमसी, परसिस्टेंट सिस्टम और डालमिया भारत पर फोकस रखिए। एशियन ग्रेनिटो बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा, और साथ ही निफ्टी मिड कैप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बदलाव किए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला कि जो वीकली इंडेक्स फ्यूचर्स है मिड कैप निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स के, वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे क्लोज से। और साथ ही जो चेंजेस इन जो एक्सपायरी डे के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें बदलाव होंगे, यानी कि जो मंगलवार को एक्सपायर हो रहे थे, माफ कीजिएगा बुधवार को जो एक्सपायर हो रहे थे, वो मंगलवार को एक्सपायर होते हुए दिखेंगे। मैनकाइंड फार्मा, इसका आईपीओ खुलेगा, और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी वाटर मेट्रो लॉन्च करेंगे, भारत का पहला, कोची में। और साथ साथ ग्लोबल इवेंट के लिहाज से अप्रैल महीने का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आंकड़ा और फरवरी महीने का यूएस का हाउस प्राइस इंडेक्स, इस पर भी नजर रखनी है आपको। जहां तक 26 अप्रैल का सवाल है, बुधवार निफ्टी से बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी लाइफ समेत मारुति सुजुकी और एसबीआई लाइफ, ये 4 निफ्टी कंपनियों के नंबर्स आएंगे। और साथ ही एफिनो स्पेस से कुछ एक चुनिंदा नाम बता देता हूं। एलटीटीएस, सिंजीन, वोल्टास, कैनफिन होम्स जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है। पब्लिक इशू या फिर राइट्स इशू या फिर बॉन्ड्स के जरिए कैपिटल जुटाने पर विचार करती हुई दिखेगी। फाइनल डिसीजन क्या आता है ये देखना है। सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रिवरीज राइट्स इशू इसका खुलता हुआ दिखेगा 26 तारीख से, और 11 मई तक ये राइट्स इशू इनका खुला रहेगा। और अंत में ग्लोबल इवेंट के लिहाज से सिंगापुर इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मार्च महीने का इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आंकड़ा भी आपके सामने आएगा। तो काफ़ी सारे इवेंट हैवी दिन रहने वाले हैं, और खासकर नंबर्स पर, अब अर्निंग्स पर आपको फोकस करना है। बिल्कुल, अर्निंग्स पर फोकस करना है। तो आइए कुछ नंबर जो आ चुके हैं, कुछ छोटे बैंक्स के नंबर्स आए हैं, और साथ ही कुछ और खबरें जो आज बाजार खुलने के बाद आई हैं, ये जान लेते हैं अरमान के साथ। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं।
जी, सबसे पहले अगर आप बात करें नतीजों में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजे आते हुए दिखे थे। यहाँ पर आपको एनआईआईज में लगभग 36% का उछाल दिखेगा, क्योंकि अगर आप प्रोविजन देखें तो वहाँ पर थोड़ा बहुत ही बढ़ के आया है, 538 करोड़ से बढ़कर 545 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। मुनाफे में आपको बढ़िया उछाल दिख रहा है, 355 करोड़ से बढ़कर 840 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ कंपनी ने 7,500 करोड़ का जो फंड रेजिंग के लिए एफपीओ हो, राइट इशू हो, क्यूआईपी हो, इन सब के जरिए जो है जुटाने पर बोर्ड ने मंजूरी भी दे दी है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी मुनाफे में आपको लगभग 11.5% का उछाल दिखेगा। एनआईआईज लगभग 8% के आसपास बढ़कर आते हुए दिखे हैं। ग्रॉस एनपीए बात करें या फिर आप स्पेसिफिकली अगर आप नेट एनपीए की बात करेंगे तो नेट एनपीए में तो अगर आप क्यों आपको थोड़ी बढ़त दिखेगी, 0.62% से बढ़कर 0.75% पर आते हुए दिखे हैं। अब खबरों पर आ जाते हैं। खबरों में सबसे पहले वेदांता पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि कंपनी ने कर्ज में जो है कमी की है। जो ग्रॉस डेट है वो $780 करोड़ से घटकर लगभग $680 करोड़ के आसपास जो है वो हो गया है। टाटा स्टील, यहां पर भी ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई दिखी है। ब्लास्ट फर्नेसेस से हाइड्रोजन गैस के इस्तेमाल का जो है ट्रायल रन जो है वहां पर शुरू किया है। मारुति सुजुकी फ्रोनक्स एसयूवी लॉन्च जो इन्होंने लॉन्च की है, उसकी अगर आप कीमत देखेंगे, शुरुआती कीमत लगभग 7.5 लाख के आसपास जो है कीमत है इसकी। सेंचुरी टेक्सटाइल, इनकी सब्सिडरी ने प्रीमियम लैंड का जो है अधिग्रहण किया है और ये मालाबार हिल्स में जो प्रीमियम लैंड है उसका अधिग्रहण किया है। इसी के साथ साथ इस प्रोजेक्ट से करीब लगभग आप बात करें तो 600 करोड़ रुपए की जो है उसका होने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी अपडेट है। तेलंगाना में इन्होंने एक नया मल्टी ब्रांड स्टोर जो है वो शुरू किया है। जेएम फाइनेंशियल, यहाँ पर इनकी सब्सिडरी ने इंडो स्टार कैपिटल के साथ करार किया है। करार किसके लिए किया है? होम फाइनेंस, रिटेल और इस पोर्टफोलियो के लिए जो संभावनाएं हैं उनको तलाशने के लिए जो है करार किया है। और कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें आईआरएफसी लगभग 28 लाख शेयर, संवर्धन मदरसन वहां पर 19 लाख और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 12 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स और साथ ही बड़ी ब्लॉक डील्स जो होती हुई दिख रही हैं। अनिल जी की स्ट्रैटेजी बस लेंगे थोड़ी देर में। आइए तब से पहले हमारे जो मेहमान तैयार हैं उनका करते हैं स्वागत। राकेश जी, कुणाल जी, साथ ही हिमांशु गुप्ता साहब, सचित जी और आशु सर हमारे साथ शो में जुड़ चुके हैं और बढ़िया कमबैक बाजार में आपने पिछले कुछ मिनटों में आते हुए देखा है। थोड़ी अच्छी रिकवरी आ रही है। सहारा आपको आईटी में एक बार फिर से आते हुए दिख रहा है। बैंक का तो बढ़िया रिबाउंड रहा है इस समय और अच्छी खरीदारी के साथ। बाकी एनबीएफसी शेयर्स भी ऊपर आ रहे हैं। तो देखते हैं इस समय की मूव कैसी रहती है और क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं। आइए एक बार जरा अनिल जी से भी उनकी बाजार की रीडिंग जान लें और इस समय का जो एक्शन है वो देख लें। आई थिंक लगातार छठे दिन ऐसा हो रहा है जब सेकेंड हाफ में बाजार एक्टिव हो रहा है। अच्छी शुरुआत होती है, फिर थोड़ी मुनाफा वसूली आती है, थोड़ा सुस्त रहता है, रेंज में अटक जाता है बाजार, बट क्लोजिंग के समय आखिरी 1.5 घंटे फिर से एक्टिविटी। जो पिछले हफ्ते की कहानी है वही है और जो पिछले हफ्ते की कमेंट्री वही आज भी है। दीप, दो चीजें हैं जी। पहले आप बताओ किसका एनालिसिस करो, निफ्टी या बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी का करते हैं। 550 पॉइंट ऊपर निफ्टी को भी ऊपर लेकर जा रहा है इस समय। तो बैंक निफ्टी में कृपया करके शॉर्ट ना रहे, कृपया करके शॉर्ट ना रहे। क्लियर है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ जी। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आने के बाद आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट बैंक निफ्टी के और बैंकिंग सेक्टर की चाल तय करेंगे। यस। और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट के बाद आपने देख लिया आईसीआईसीआई बैंक को थम्स अप मिला है और बैंक निफ्टी आपका एक ब्रेकआउट आज दे चुका है। बैंक निफ्टी का आपका ब्रेकआउट आ चुका है बिल्कुल, क्योंकि 17,600 के 604 का एक 42,604 का एक फ्री हाई बना था, याद है आपको पिछले हफ्ते? यस सर। दिखा नहीं वो भाव कहीं, 42,500 भी नहीं दिखा था। करेक्ट। तो रिलायंस 3.5% ऊपर, रिलायंस 3.5। और जिस दिन हमने मांग की थी कि प्री ओपनिंग सेशन स्टॉक फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में होना चाहिए, आज उस हाई को पार करके टिका है। यस। इंट्राडे में शॉर्ट काट लेनी है, क्लोजिंग में भी काट लेनी है। अच्छा। 42,300 के ऊपर बंद हो रहा है, 42,300 के ऊपर बंद हो रहा है। इसलिए आपको बैंक निफ्टी में पहला काम जो करना है वो ये कि अभी शॉर्ट नहीं रहना है। गॉट इट। ये तो बैंक निफ्टी। अब आइए निफ्टी 17,700 पे ट्रेड कर रहे हैं। 17,725 के ऊपर निकल कर टिकते ही डे ट्रेडर्स को निफ्टी में शॉर्ट नहीं रहना है। गॉट इट। डे ट्रेडर्स को गॉट इट। फिर भी आपको और लंबा स्टॉप लॉस लगाना तो 17,825 850 का लगा लीजिए। 828 का हाई हमने बनाया है जिस दिन वो फ्री ट्रेड था। 863 का हाई है, 828 का क्लोजिंग हाई है। सो आप चाहें तो थोड़ा और इंतजार कर लें, लेकिन निफ्टी को बैंक निफ्टी ऊपर खींच ही लेगा। एक और चीज जी, जिस शॉर्ट कवरिंग को देखने में मुझे बड़ा मजा आता है बैंक निफ्टी में, वो इस बार होगी। अच्छा। अब आप पूछिए क्यों?
वो इसलिए कि इस बार आपकी जो एक्सपायरी वो मंथली वाली है, और मंथली एक्सपायरी में सोमवार के दिन भी आपके पास सफिशिएंट डेटा होते हैं कि आप शॉर्ट कवरिंग देख पाए। Yes. वीकली एक्सपायरी में नहीं होते। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सो बिल्कुल। पहली चीज फिर से दोहरा के बैंक निफ्टी शॉर्ट नहीं रहना है, शॉर्ट काट लीजिए। लॉन्ग आपसे हो ना हो आपकी मर्जी, शॉर्ट काट लीजिए। गॉट इट। निफ्टी में भी डिसिप्लिन रखिए। अगर आप शॉर्ट है तो अंदाज से मत चलिएगी, जहां भी आपको लगता है किसी न किसी लेवल पे आपको काट के खत्म करना है, ये ध्यान में रखिए। डेटा मजबूत है, अच्छे चल रहे हैं। और आज की एक और चीज दीप जो देखने वाली बात है, आज बाजार बढ़े हैं ना, सिर्फ और सिर्फ अपने दम पे बढ़े हैं। पिछले 2 हफ्तों में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय बाजार सिर्फ अपनी ताकत पे बढ़े हैं। Yes, आपको डाउ फ्यूचर्स का सपोर्ट नहीं है, नहीं है, उल्टा 50 नेगेटिव पॉइंट है, नीचे। यस, है ना। अब थोड़ी रिकवरी आई, अभी भी 100 पॉइंट नीचे। उसके बावजूद बैंक निफ्टी इस रनअप का हायर लेवल पे जा रहा है। तो इसका मतलब नतीजों पर फोकस है। और एक और चीज जो हम बात कर रहे हैं, अगर आपको खरीदना है कुछ भी तो बैंक से खरीदना है, बैंक से खरीद। क्योंकि जहां रिजल्ट्स अच्छे हैं, और सबसे ज्यादा अगर रिजल्ट कहीं अच्छे होने का कंफर्ट कॉन्फिडेंस है तो बैंक्स में। अब एक और चीज का जवाब दे दूं, जो आपने कहा था कि पिछली बार भी पूछा था कि आईटी शेयरों में क्या होगा, कि अब इन्फोसिस, अब सेम ऐसी चीज होगी कि बैंकिंग शेयरों के अब और जो रिजल्ट्स आएंगे अब पूरे सेक्टर पर असर नहीं डालेंगे। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक रिजल्ट खराब आ गया तो एक्सिस बैंक तक ही सीमित रहेगा। इंडसइंड खराब आ गया, मैं ये नहीं कह रहा आएगा, अगर इंडेक्स खराब आ गया तो उस तक ही सीमित रहेगा। तो बैंक निफ्टी अब उस रेंज से बाहर निकल चुका है जहां पे वो कोई भी बैंकिंग स्टॉक रिजल्ट के दम पर बैंक निफ्टी को खराब कर सके। गॉट इट। ये 2-3 चीजें आज की कमेंट्री में है जो इंपॉर्टेंट है। बाकी 2:30 बजे मैं आपको डेटा बताऊंगा। बिल्कुल सर, डेटा के साथ आपकी पूरी कमेंट्री भी लेंगे। आइए, एक्सपर्ट्स भी अपनी कॉल्स के साथ हैं तैयार। पहला बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून अनिजीत। देखिए, क्लियरली निफ्टी बैंक में जिस तरह का रनअप है, बिल्कुल यहाँ पर बैंक्स में ही खरीदारी करनी है। और इनफैक्ट निफ्टी में क्लोजिंग शो पे फ्राइडे को भी काफ़ी एनालिस्ट ने, कपल ऑफ एनालिस्ट ने यहाँ पर खरीदारी का व्यू दिया था। आज वहाँ पर भी एक जो स्ट्रैटेजी उस दिन सुझाई थी वो काम करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल यहाँ पर खरीदारी करनी है एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में, जो कि लगभग 878 रुपए के आसपास करंटली ट्रेड करता है। 878, 876 खरीदारी का जोन रहेगा। 870 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। और मुझे लगता है कि ये 895 और 900 रुपए तक के टारगेट्स आज या फिर कल तक दिखाने का पोटेंशियल रखता है। क्लियरली आईसीआईसी बैंक के नंबर्स के बाद बैंकिंग में एक अच्छा ट्रैक्शन है। और आईसीआईसी और एक्सिस बैंक का चार्ट जो है वो काफी दिनों से ऑलरेडी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा था। इनफैक्ट डेली चार्ट पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होने की कगार पर है। एक्सपायरी के हफ्ते में है और ऑलरेडी कॉल में अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। 900 रुपए तक एक्सिस बैंक में टारगेट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक्सिस बैंक ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई हिमांशु जी की तरफ से। 870 का स्टॉप लॉस, 895, 900। एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स कब आने वाले दीप, ये भी देखना है जरा मेरे को। इसी होने तो इसी हफ्ते चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेट्स सी कब आते हैं। गुरुवार टाइम है। ओके, आइए बिगुल, कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर वाला। बताएं सर। अनिल जी, हमारी खरीदारी की राय है आरईसी में काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। 1-2 दिन से साइडवेज था, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे ब्रेकआउट है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए डेली चार्ट्स पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको कप विद हैंडल पैटर्न कहा जाता है, और इसमें ये पैटर्न पूरा मुकम्मल हो गया है। ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो इसी पैटर्न के बदौलत खरीदारी की राय है आरईसी में। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें, 122 रुपये 50 पैसे पर स्टॉप लॉस रखकर आरईसी में खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 125 रुपये 50 पैसे का, इवेंचुअल टारगेट 127 रुपये का। 127 के टारगेट के लिए आरईसी में खरीदारी कराएं। ओके, आरईसी में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय। तो 2 फाइनेंशियल नेम्स आ गए सामने। आइए देखते हैं सची जी को क्या पसंद है। बिगुल उनके लिए बीटीएस डबल टी का। बताएं सच जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। यहाँ पर खरीदारी करनी है भारत फोर्ज के फ्यूचर में।
पिछले 4 दिनों से जिस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ था वहां से मुझे लग रहा है एक शॉर्ट स्क्वीज नजर आना चाहिए। इसके RSI ने ऑलरेडी 50 के ऊपर का एक ब्रेकआउट रजिस्टर किया है डेली स्केल पे, प्लस 5 and 20 का एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 800 तक के लेवल्स यहाँ पर अवेलेबल है, जहां पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। सो खरीदारी करनी है 785 784 इस पर्टिकुलर जोन में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 779 का व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर्स, एंड इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 795 800 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं भारत फोर्ज के फ्यूचर्स में। यह है आपके लिए भारत फोर्ज, जिस पर सचिन जी की खरीदारी की राय है। सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके लिए भी एक बिगुल सुपर सेट। स्वागत है सिद्धार्थ जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दीपांशु, ये वो स्टॉक है, वो सेक्टर से है जिसने मूड माहौल थोड़ा सा खराब किया था बाजार में इनिशियल ऑफ द मंथ में, और वो है आईटी स्पेस। और आईटी स्पेस की चर्चा कम हो रही है, तो ये कंपनी है सायंट। जो नतीजे आए हैं अच्छे आए हैं, मैं मानता हूं कि सायंट पे यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको सायंट पे रखना चाहिए 1230 का, और लंबे समय का टारगेट 1360 1360 का रखना चाहिए। रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह तो अच्छे हैं, पर मार्जिन काफी बढ़ के आए हैं, 14.2% वर्सेस 13.2%। ऑर्डर बुक, जिसे हम टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कहते हैं आईटी स्पेस में, वो $212 मिलियन 13% से जंप देखा गया। और मैनेजमेंट कमेंट्री ये दे रही है FY24 की रेवेन्यू 15 से 20% ग्रो होगा, जबकि पिछले साल का एवरेज 12%, और मार्जिन 1 से 2% से और बढ़ोतरी हो सकती है। तो सायंट जो अच्छा परफॉर्मर रह चुका है, 1230 का शॉर्ट टर्म टारगेट, और लंबे समय का टारगेट आप रखें 1360 का। ओके, तो ये है आपके लिए 1230 और 1360 के टारगेट के लिए साइंट में करनी है खरीदारी। नतीजे बेहद दमदार आते हुए दिखे सर। सिद्धार्थ जी, आपको पता है कि नहीं पता है, उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया था हमने आपको बहुत याद किया था। किस कारण से अनिल जी? अरे साइंट के रिजल्ट आए तो हमने कहा ये तो आपकी पसंद वाला स्टॉक है, जो आपको बड़ा पसंद आता है, आपकी रिकमेंडेशन। हिचकी नहीं है ये आपको? हिचकी तो आ रही थी, मैं देख भी रहा था, पर मैंने सोचा कि अनिल जी कोई दूसरी बात लेके याद कर रहे हैं। नहीं, आपको लगा होगा कोई अनिल जी से कोई बेहतर आपने एज्यूम किया होगा, उसकी हिचकी आएगी। मेरी थोड़ी सोचेंगे आप। चलिए, तो साइंट पर खरीदारी करने की राय आपके जी। अच्छा, बंसल जी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाह रहे जी? बंसल जी। नहीं अनिल जी, सिद्धार्थ जी ने सोचा कि वो जर्मनी को लेके सब लोग याद कर रहे होंगे, तो आजकल जब इनकी हिचकी अनिल जी को आती है तो उनको जर्मनी याद आता है, नहीं कुछ और नहीं। सिद्धार्थ जी जर्मनी का जवाब देना चाहते हैं आपको। जी सिद्धार्थ जी, शास्त्रार्थ प्रारंभ करें। नहीं, उस दिन का तो जर्मनी की नहीं आई थी, आज सुबह हिचकी आई थी, फिर मैंने तुरंत ही टीवी का स्क्रीन देखा तो आप याद कर रहे थे जर्मनी। बिल्कुल, हमने आज सुबह भी याद किया सिद्धार्थ जी को। और चलिए, साइंट है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आई। आइए, आशुतोष भी हमारे साथ है तैयार, एक बार जरा उनसे भी राय जान ली जाए बाजार के डायरेक्शन और को लेकर। आशुतोष, क्या लग रहा है आज के मूव को देख के? क्या कुछ बाजार रेंज से बाहर निकल ऊपर जाने की तैयारी में, एक्सपायरी तक मजबूती का माहौल बन सकता है? अनिल जी, अभी जो आपने दीपांशु को जवाब दिया था ना कि सेम डिट्टो कमेंट्री अगर आप हमारी पिछले हफ्ते की देखें तो एग्जैक्टली अनिल जी, वो जो फ्राइडे का एक्सपायरी अलर्ट था, अगर आपको ध्यान हो अनिल जी, इतने महीनों बाद ये बोला था कि कोई एक्सीडेंट नहीं है। ऊपर से मतलब लॉन्ग स्टॉक्स बैंक निफ्टी को लीड करके अनिल जी सारे प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक्स बोला है कि ये तेज है, और अनिल जी वही चीज चल रही है। और अगले 3 दिन में भी मुझे लगता है अनिल जी ये प्राइस एक्शन बैंकिंग में ऐसे ही रहेगा। पीएसयू बैंक अनिल जी, और ये स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, और ये आईसीआईसी बैंक, जितने भी अनिल जी एक्सिस बैंक, ये सब लीडर बोले थे कि इस बार जो ये एक्सपायरी में जो शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स हैं, वो ये 5-6 कैंडिडेट्स हैं अनिल जी, यही 5-6 कैंडिडेट्स इंडेक्स को लेके जाएंगे। बट अनिल जी, जितना स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में है उतना निफ्टी में नहीं है, क्योंकि निफ्टी के कॉम्पोनेंट्स में मतलब ये नहीं है। मुझे लगता है कि अनिल जी जो ट्रेड है ना इस वक्त, अगर स्ट्रांग है तो स्ट्रांग में करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी इतना बढ़ गया, अब तो निफ्टी बढ़ेगा। अनिल जी, ये डाइवर्स कोरिलेशन मतलब चल रहा है, ये रह सकता है और अगले 3 दिन तक रह सकता है, क्योंकि निफ्टी के कंपोनेंट्स में अभी भी कोई शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में है, सारे टॉप पे खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अनिल जी इंडेक्स के साथ बने रहना चाहिए। वन इज इंडेक्स, सेकेंडली बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स के साथ रहना चाहिए। और अभी भी अनिल जी 180 की या 182 की अगर जो 1-2 रुपए की कॉलें मिल रही है बैंक ऑफ बड़ौदा की, या 300 रुपए की कैन बैंक की, या 540-50 की स्टेट बैंक की, ऐसी कॉल्स को अनिल जी 1-1, 1.5
टारगेट 2-2 रुपए में रख लेना चाहिए, जो हम रिवर्स में जब टाटा पावर या बाकी चीजें घटती हैं 2-2 रुपए 1.5 रुपए लगा के पुट्स लेते हैं, तो कब किसमें जैकपॉट लग जाए, मतलब ये एक ट्रेड निकल सकता है, मतलब सब अपने एपेटाइट और अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर सकते हैं। तो अनिल जी ये हम जनरली क्लाइंट्स को बोल रहे हैं कि बैंक निफ्टी में रहना चाहिए, बट जस्ट बिकॉज बैंक निफ्टी बढ़ गया अनिल जी निफ्टी जरूरी नहीं है। और निफ्टी के लिए अनिल जी सबसे बड़ी चीज रिलायंस, अगर अनिल जी आप ये देखिए रिलायंस के रिजल्ट वीकेंड, पूरा वीकेंड अनिल जी रिलायंस के रिजल्ट आ गए, क्या होगा, ये हो गया, वो हो गया, ये स्प्रेड का क्या होगा, वो स्प्रेड का क्या होगा, अनिल जी 5 रुपए नहीं इधर उधर हुआ रिलायंस। मतलब आप ये देखिए अनिल जी बोल्डनेस इस चीज के लिए नहीं है कि जो स्प्रेड दिए गए जीरो कॉस्ट में कि उसमें पैसे कितने बन सकते थे या लॉस कितना हो सकता था। अनिल जी आई थिंक द कॉल उसमें ये थी कि कुछ नहीं होने वाला रिलायंस के अंदर, तो अनिल जी वर्चुअली कुछ नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ अनिल जी रिलायंस के अंदर। और अभी भी अनिल जी रिलायंस मेरा देखिए, जब कैंडिडेट अनिल जी मेरे डेटा में एक्सपायरी के लिए नहीं आ रहा, तो एक्सपायरी तक तो मैं मानता हूं कि अनिल जी सबसे बड़ी जीत एक्सपायरी डेटा की होती है। बाकी अनलेस कोई बहुत ही मटेरियलिस्टिक चेंज मार्केट के अंदर हो, और एक्सपायरी डेटा में जितने हमने स्टॉक्स की बात की जो प्रेशर में रह सकते हैं, बजाज ट्विंस, टाटा पावर, रिलायंस, जो मैंने बोला कि आई मीन दैट वाज बिटवीन यू एंड मी, सबके सब प्रेशर में है। और बैंकिंग स्टॉक्स अनिल जी तेजी में, और अभी भी वो तेजी में रह सकते हैं। एक अनिल जी स्प्रेड है निफ्टी का, अगर आप कहें तो मैं शेयर करूं। नहीं, ऐसे कैसे शेयर करोगे सर? बिना बिगुल के कैसे? एग्जैक्टली। स्विंग के सुल्तान आशिमरान। थोड़े समय के लिए बिगुल पोस्टपोन किया जाता है, अपने भावनाओं को थोड़ा सा लगाम दें आशु जी, क्योंकि इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। एक बार जरा जल्दी से नतीजे बता दिए जाए। मुनाफा बढ़कर 2043 करोड़ पर पहुंचता दिख रहा है, 1361 से 2043 करोड़ के आसपास। वैसे भी हमारा अनुमान तो था कि 54% मुनाफा बढ़कर आएगा। एसेट क्वालिटी थोड़ी बेहतर हुई है, ग्रोस एनपीए 1.98%, 8 बेसिस पॉइंट सुधरे हैं, नेट एनपीए 3 बेसिस पॉइंट सुधरे हैं। तो एसेट क्वालिटी स्थिर है, थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। बाकी डेटा हम देखेंगे। फिलहाल जो पहला नंबर दिख रहा है वो मुनाफे का बढ़त के 2040 करोड़ का हमारा अनुमान था, 2011 करोड़ का है। तो हमारे अनुमान से हल्का सा कम है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा कम है। तो ये आपके लिए फिलहाल इंडसइंड बैंक के मामूली सा 2100 करोड़ का हमारा अनुमान था, 2040-43 का आया, तो ऑलमोस्ट दिसिंग है। आपका ग्रॉस एनपीए का फिगर एग्जैक्टली अनुमान मुताबिक आते हुए दिखा है। नेट एनपीए भी हमने अनचेंज या स्टेबल ही माना था, वो भी आपको वैसे ही आते हुए दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट अनुमान मुताबिक आप कह सकते हैं, अनुमान से मे भी थोड़ा सा कम आपको ये आंकड़ा आते हुए दिखा है। प्रोविजनिंग ये घटकर आई है अनिल जी, अच्छी बात है। आईसीआईसीआई बैंक में हमने 50% प्रोविजनिंग का जंप देखा है, बट यहाँ पर प्रोविजनिंग आपकी 1462 करोड़ से घटकर 1030 करोड़ की आती हुई दिखी है। तो ये एक अच्छा संकेत है। साथ ही एसेट क्वालिटी स्टेबल रही है, तो ये अच्छा मूव आ रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम ये 4670 करोड़ की आई है, हमारा अनुमान 4750 करोड़ का था। तो आपकी एनआईआई 80 करोड़ अनुमान से कम आई है, हालांकि 3985 करोड़ से बढ़कर 4670 करोड़ की आई है, बट हमने अनुमान थोड़ा और ज्यादा का लगाया था। तो हल्का सा, बहुत ही कम नेट इंटरेस्ट इनकम और मुनाफा अनुमान से हल्का कम है, बट एसेट क्वालिटी स्टेबल है, प्रोविजनिंग कम होकर आई है आपकी, तो उस लिहाज से आंकड़े आपको ठीक ही दिख रहे हैं। स्टॉक भी इस समय रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। और भी बाकी नंबर्स देखते हैं, बट एक बार कुणाल जी जरा चार्ट्स देख लें सर। इंडसइंड बैंक नंबर्स के बाद शार्पली रिएक्ट कर रहा है सर। देखिए चार्ट बहुत अच्छा है दीपांशु, एक अच्छा मोमेंटम हमें बनता हुआ दिखा चार्ट पर, और उसके बाद ऊपर के लेवल से कुछ बिकवाली का दबाव भी देखने को मिला, लेकिन स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। और मुझे एक बड़ा सपोर्ट नजर आता है 1115 के आसपास, 1115 का लेवल है। 1115 के ऊपर जब तक इंडसइंड बैंक टिका हुआ है, मुझे लगता है ओवरऑल ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है। 2-4 दिनों का जो कंसोलिडेशन है, ये जैसे ही पूरा होगा, इसमें आपको और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 1115 के स्टॉप लॉस से जिनके पास लॉन्ग पोजिशन है, फिलहाल बने रहने की राय। फिगर से डेफिनेटली आपको एक राहत आती हुई दिख रही है, क्योंकि साल दर साल भी प्रोविजनिंग गिरी है। 1461 करोड़ से घटकर 1030 करोड़ आई है। तिमाही दर तिमाही भी प्रोविजनिंग गिरी है, 1064 करोड़ से घटकर 1030 करोड़ की आती हुई दिखी है। तो ये एक डेफिनेट संकेत है इम्प्रूविंग एसेट क्वालिटी का। अब देखना पड़ेगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सुस्ताई की उम्मीद थी। आईसीआईसीआई बैंक में तो हमने हेल्दी एक्सपेंशन देखा था नेट इंटरेस्ट मार्जिन का, यहाँ पर रिलेटिवली स्टेबल या फिर थोड़ा गिरकर भी आ सकते हैं। तो निम्स पर कैसा मूवमेंट आता है, एमएफआई बुक में कैसी परफॉर्मेंस रही है, बाकी क्या परफॉर्मेंस रही है लोन ग्रोथ को लेकर, ये आंकड़े आना बाकी हैं। बट ऑन फर्स्ट कट अनुमान मुताबिक या मे बी अनुमान से थोड़ा सॉफ्ट बट अच्छे नंबर्स इंडसइंड बैंक के दिख रहे हैं। आइए आशु जी से हम कॉल भी उनकी ले रहे थे। आशु जी बताएं सर।
दीपांशु 17,700 का एक पुट लेना है और 17,600 का एक पुट बेचना है, ये बियर स्प्रेड बनाना है। दीपांशु इसकी कॉस्ट है सिर्फ 26 रुपए। दीपांशु 26 रुपए मीन 17,700 से 26 रुपए 26 पॉइंट नीचे भी निफ्टी गया, जो कि 100 पॉइंट सुबह नीचे था। अगले 3 दिन है हमारे पास, ये एक इंश्योरेंस है, ये भी जरूर रखनी चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में कॉल स्प्रेड्स में जरूर कॉल्स लेके रखनी चाहिए, थोड़े थोड़े पैसे लगा के। ऐसे निफ्टी के कंपोनेंट्स की वजह से निफ्टी में 17,700 17,600 1:1 का बियर स्प्रेड बनाना चाहिए। इसकी कॉस्ट है 26 रुपए। 26 रुपए का मतलब दीपांशु फिर बोल रहा हूं 17,700 से 26 रुपए पॉइंट भी नीचे अगर गया तो इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। 26 का 100 प्रॉफिट हो सकता है। 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है इसके अंदर, और 26 रुपए तो कभी भी मिल जाएंगे, क्योंकि निफ्टी की जो दीपांशु हमारी रेंज है जो इस एक्सपायरी की होनी चाहिए 17,550 17,850। अगर आप सुबह शो पे होते या बात करते तो शायद हम बुल स्प्रेड बनाते, लेकिन जो बैंक निफ्टी में तेजी आई है उसकी वजह से जो निफ्टी का मूव आया है, मैंने बोला कि वो इतना कन्विंसिंग नहीं है। तो निफ्टी में 1:1 1:2 नहीं स्प्रेड बनाना चाहिए। सिर्फ 26 रुपए की कॉस्ट है। मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, कुछ ना कुछ उठा पटक रहेगी, प्रीमियम्स रहेंगे, तो 26 रुपए का लॉस ऐसी आसानी से हो नहीं सकता। और अगर जैकपॉट लग गया तो ये 3 गुना या 4 गुना पैसे भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है ये 50-52 रुपए में लेके 17,600 की 25 रुपए में बेच के ये 26 रुपए देके ये एक बियर स्प्रेड निफ्टी का हाथ में होना चाहिए। ओके सर, निफ्टी के साथ में फिर बैंक निफ्टी का भी तो लॉन्ग का भी तो 2 सर, ऐसा थोड़ी होता है एक ही तरफ का देते हैं आप ऐसा। अनिल जी देखिए, आपकी बात ठीक है, टाइमिंग की बात है। अगर सुबह होते ना अनिल जी, सुबह जब 100 200 250 पॉइंट था तब, अब अनिल जी 550 पौने 600 पॉइंट की तेजी के बाद थोड़ा सा ब्रीदर आएगा ना तब लेंगे। सो टाइमिंग अनिल जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑप्शन का ट्रेड करने के लिए, क्योंकि जिस तेजी में बना हुआ है, जिस तेजी में बैंक निफ्टी आया है अनिल जी, इस वक्त प्रीमियम्स बहुत बढ़ चुके हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं रहता कि कौन से स्ट्राइक की लेनी है और कौन से की बेचनी है, तो ये थोड़ा हो जाता है। बट नेक्स्ट 1 आवर में अगर थोड़ा कूल ऑफ होता है और अगर कुछ स्प्रेड बनता है तो मैं बैंक निफ्टी का भी बुल स्प्रेड जरूर शेयर करूंगा। ठीक बात है। चलिए, ये है आशीष सर के लिए की तरफ से निफ्टी बैंक पर आपके लिए राय। आइए हिमांशु जी के लिए बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं सर, क्या खरीदना है अब आपको? अनिल जी, HDFC बैंक खरीदना है। यहां पर नंबर्स के बाद पॉजिटिवली रिएक्ट किया था स्टॉक, लेकिन हायर लेवल से फिसलता हुआ नजर आया था। वापस से बेस बनाने के बाद स्टॉक जब प्राइस फॉर्मेशन है वो तेजी की तरफ है, और जैसा भी आशुष जी ने बताया कि शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी से पहले मंथली देखने को मिल सकती है, हूबहू डेटा भी यहाँ पर ऐसा ही बनता हुआ नजर आ रहा है। जस्ट एक्सपायरी से पहले 1700 की कॉल्स में अनवाइंडिंग चालू हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर परफेक्ट BTST ट्रेड बनता है HDFC बैंक, और ऑप्शन के जरिए इसको ट्रेड लेंगे अनिल जी। 1700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे इसी एक्सपायरी का, जो कि 5.5 रुपए पर अभी ट्रेड करता है। इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 3 रुपए 50 पैसे का, मतलब कि सिर्फ 1.5 या 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट रहेगा इसमें 8.5 रुपए का और दूसरा टारगेट रहेगा 10 रुपए का। और मोर इंपॉर्टेंटली ये ट्रेड जो है ये कल प्रॉफिट इसमें बुक कर लेना है, क्या क्योंकि हम एक्सपायरी वाले वीक में है, तो इसको वेडनेसडे के आगे कैरी नहीं करना। HDFC बैंक के 1700 का कॉल खरीदना है 8.5 और 10 के टारगेट के लिए 3.5 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो HDFC बैंक ये 1700 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको 5.5 रुपए में, 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस, 8.5 रुपए का पहला टारगेट और 10 रुपए का दूसरा टारगेट। तो जो आपने ये बताया, अभी आप लोगों ने भी सुना होगा, हिमांशु जी ने बताया कि पूरी स्ट्रेटेजी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात है, मोर इम्पोर्टेंटली। सुना? किस किस ने सुना मोर इम्पोर्टेंटली बात? किसी ने सुना? टारगेट बताने से पहले उन्होंने आप लोग हिमांशु जी की बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हो? क्या बात कर रहे हैं हिमांशु जी? इसका मतलब ये है कि अब आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको जो मोर इम्पोर्टेंटली वाली बात है ना वो पहले बता देनी। आपने लेस इम्पोर्टेंटली वाली पहले बताई था, ध्यान ही नहीं दिया। तो लोगों ने खाली वही सुनी, पीछे वाली रह गई। बराबर है। तो अब एक बार फिर से बता दो हिमांशु जी, मोर इम्पोर्टेंटली क्या है? अनिल जी, मोर इम्पोर्टेंटली ये है कि ये सब लोग आपकी बात सुन रहे हैं। ना, ये सब लोग आपकी बात सुन रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप मेरी बात सुनिए। देखो, मैं अकेला हूँ जो सुनता हूँ, ध्यान से देख लो। मतलब दीपी, हाँ, मैंने पहली बार में सुन लिया। मैंने कहा हिमांशु जी ने मोर इम्पोर्टेंटली बोला, अब मैं हिमांशु जी को ये बोलूंगा ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली पहले ही बता दिया करो, लास्ट के लिए ना रखें। पता चला वो बहुत बार होता है ना, जो एग्जाम में हम क्या करते हैं, जो टफ क्वेश्चन है वो पहले करते हैं और जो बोले इजी ये तो बाद में कर लूंगा, फिर टाइम रह जाता कम।
और फिर इजी वाला हो ही नहीं पाता और जल्दी जल्दी उसमें भी कर लेते हो। एक मिनट इधर कैमरा लाओ जरा, नूपुर के इधर जाते हैं। नूपुर की शक्ल देखिए, आप सब लोग भी देखिएगा, आपको लगेगा ये लगभग हर एग्जाम में ऐसा करके आई, इनकी शक्ल से लग रहा है ऐसे ही किया नूपुर लगभग हर एग्जाम में। देखो व्हाट अ स्कॉलर, गजब, वेरी गुड। चलिए नूपुर की स्कॉलरशिप का एकेडमिक एक्सीलेंस का एक और हम टेस्ट कर लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जिनकी बात चल रही है बार बार लगातार, दोनों के रिजल्ट्स आ चुके हैं, दोनों में से कौन बेहतर है, किसका प्रदर्शन अच्छा है और क्यों? नूपुर बताइए जरा। सर इसमें मैं पीछे नहीं रहूंगी। हाँ बिल्कुल, उसमें भी कहाँ पीछे रहे, हर पेपर में तो आप छोड़ के आती थी। अरे सर खाली पेपर इजी होता है टीचर के लिए चेक करना। अच्छा ओके, सफाई के मार्क्स मिलते होंगे, एकदम शीट साफ है, क्लीन होते थे। हाँ 5 से 10 मार्क होते थे, वो पूरे मिले होंगे। बढ़िया है, बताइए। बिल्कुल सर, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक में इस बार क्वार्टर 4 की परफॉर्मेंस आईसीआईसीआई बैंक की अच्छी रही थी। हालांकि जो ट्रेंड निकल के आया था एचडीएफसी बैंक के बाद कहना है कि ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहने वाली सारी बैंक्स की, और जो एसेट क्वालिटी है वहाँ इम्प्रूव होना संभव है। तो ऐसा ही कुछ आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी हुआ। जो एनआईआई की ग्रोथ इस क्वार्टर में आई वो 40% की थी, जबकि एचडीएफसी बैंक की अगर ग्रोथ दिखेंगे तो सिर्फ आपको 24% की दिखेगी। आईसीआईसीआई बैंक ने एक प्रोविजन भी बढ़ाने के बावजूद जो नंबर्स दिए वो काफ़ी अनुमान से बेटर आते दिखे थे। हालांकि थोड़ा सा मिस एचडीएफसी बैंक के नतीजों में इस बार आते दिखा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में 35% की मजबूत ग्रोथ नजर आई थी, जबकि एचडीएफसी बैंक में सिर्फ 14% की ग्रोथ थी। और मुनाफा देखें तो 30% से बढ़ के आया था आईसीआईसीआई बैंक के लिए, और एचडीएफसी में 20% की ग्रोथ नजर आएगी। लेकिन एसेट क्वालिटी में अभी भी एचडीएफसी बैंक आगे है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में ग्रॉस एनपी अभी भी 2-3% के आसपास दिखेंगे और एचडीएफसी में आधे % से भी नीचे के। हालांकि दोनों ही बैंक के एसेट क्वालिटी में इस बार इम्प्रोवाइजेशन नजर आया था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो दोनों बैंक की कॉमेंट्री सेम थी, जहां पे कहा गया था कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो अब पीक आउट हो चुके हैं, आने वाले साल में आपको मॉडरेट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक ट्रेंड अगर हम बनाए दोनों बैंक्स का, तो आईसीआईसीआई बैंक के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन FY20 में 3.5% के हुआ करते थे वो अब बढ़कर 4.5% के हो चुके हैं, और अगले साल का भी अनुमान है कि ये 4.5% के रहेंगे। और एचडीएफसी बैंक के जो मार्जिन FY20 में 4.2% के होते थे वो फिलहाल सेम है, 4% के आसपास के ही हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था एचडीएफसी बैंक के लिए कि मार्जिन्स अभी भी उसी लेवल पे बने हुए हैं, जबकि आईसीआईसीआई बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। लोन और डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो लोन ग्रोथ आपको आईसीआईसीआई बैंक में स्ट्रॉन्ग दिखेगी और डिपॉजिट ग्रोथ एचडीएफसी बैंक में स्ट्रॉन्ग नजर आएगी इस साल में। रिटर्न ऑन एसेट में देखें तो FY20 में आईसीआईसीआई बैंक का 1% से नीचे का रिटर्न ऑन एसेट हुआ करता था, जो अब इस साल FY23 में बढ़ के 2.2% हो चुका है। लेकिन एचडीएफसी बैंक के 1.9% FY20 में रिटर्न ऑन एसेट था, वो सेम है अभी भी 1.9% के आसपास ही है। वैल्यूएशन गैप बहुत ज़्यादा आईसीआईसीआई बैंक ने कैचअप किया है, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस भी दिखी है स्टॉक में। अब दोनों बैंक्स ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आपको प्राइस टू बुक वैल्यू ट्रेड करते हुए नजर आ रहे, 2.7 टाइम्स के फिलहाल FY24 के एस्टिमेट्स पे। लेकिन जो ग्रोथ आईसीआईसीआई बैंक के FY20 से अब तक नजर आई है वहाँ पे आपको एक आउट परफॉर्मेंस नजर आ रही है एचडीएफसी के कंपैरिजन में। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे कंपैरिजन। तो फाइनल वर्डिक्ट आईसीआईसीआई बेटर या एचडीएफसी? ज्यादातर वर्टिकल्स पे देखिए, ज्यादातर वर्टिकल्स पे आईसीआईसीआई बैंक आउट परफॉर्मेंस है, और वैल्यूएशन गैप भी अब ऑलमोस्ट सेम हो गया दोनों बैंक्स के लिए। चलिए, तो स्टॉक कैचअप ऑलमोस्ट हो चुका है, बट परफॉर्मेंस आईसीआईसीआई बैंक की बेहतर रही है। आइए, सिटी साहब भी हमारे साथ तैयार हैं, 2:30 बज चुके हैं, करते हैं उनका स्वागत। 17वां सिटी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सिटी साहब, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, माफ कीजिएगा, क्या करना है आज सर, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। 2 स्टॉक्स है, दोनों कैश मार्केट के, जिनमें खरीदारी करनी है। तो 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स लेकर आए सर, बताएं पहला स्टॉक आज का। दीपांशु, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है तेजस नेटवर्क, जो अभी इस पे ट्रेड करता है। पहले टारगेट स्टॉप लॉस देता हूँ, 655 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 615 का स्टॉप लॉस रखना है। एक टाटा ग्रुप की कंपनी है जो कि वायरलेस या वायरलाइन नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है, जिसमें ये राउटर्स है, स्विचेस है, ये सब बनाती है। हाल ही में इनको बीएसएनएल से एक बड़ा 696 करोड़ का ऑर्डर मिला।
एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है, अराउंड 2000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है। छोटी साइज की कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो अभी हाल ही में इसके नतीजे आए थे, परसों ही शायद। FY23 में 920 करोड़ का टर्नओवर था, तो उसके सामने 2000 करोड़ के करीब की ऑर्डर बुक है। और इसी क्वार्टर में, मतलब ये जो नया क्वार्टर जो शुरू हुआ, इसमें ये कंपनी अब टेलीकॉम की जो PLI स्कीम है उसके लिए एलिजिबल हो गई है, तो इसका जो बेनिफिट है वो भी इस क्वार्टर से इनको मिलने लगेगा। फिर इन्होंने एक संख्या लैब करके कंपनी को हाल ही में एक्वायर किया था, जो कि टेलीकॉम सेगमेंट के लिए सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स बनाती है और एक पायनियर है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, जो कि अपने SDR चिपसेट्स, खुद की SDR चिपसेट से ही पावर्ड होते हैं, तो उसके लिए जानी जाती है कंपनी। तो एक बहुत अच्छा एक्विजिशन किया, जिससे आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए। फिर इन्होंने 3 अप्रैल को इस कंपनी के CEO में बदलाव हुआ है। पुराने जो CEO थे वो रिटायर हो गए और नए CEO आए मिस्टर आनंद अथरेया, जिनको एक जूनिपर नेटवर्क्स नाम की US बेस्ड कंपनी है, जो कि काफी बड़ी है तेजस के कंपैरिजन में। उसमें 18 साल का काम करने का अनुभव है, तो वो इस ग्रोथ को लीड करेंगे। तो मुझे लगता है ये कंपनी अब एक जो टेक ऑफ स्टेज में है और एक बहुत अच्छी ग्रोथ आगे दर्ज करेगी। और परसों जो नतीजा है, इसके नतीजे भी अच्छे थे। मतलब कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया 11 करोड़ का, बट पिछले साल इस क्वार्टर में 49 करोड़ का लॉस था, तो उसके सामने बहुत अच्छा रिडक्शन हुआ लॉस में। फिर एक जीरो डेट कंपनी है, नेट कैश है 1306 करोड़ का। टाटा ग्रुप ने भी अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ाई है। वो इसमें पेनाटॉन फिनवेस्ट नाम की कंपनी है टाटा ग्रुप की, उसके थ्रू इसमें स्टेक ओन करते हैं और वो कंपनी टाटा कम्युनिकेशन को भी ओन करती है। तो यू नेवर नो, फ्यूचर में मर्जर भी हो सकता है इनका। बाकी FISDIs भी बुलिश रखते हैं, कई अच्छे नाम है, निपॉन है, ईस्ट ब्रिज कैपिटल है, फिर बाजार के दिग्गज निवेशक भी, विजय केडिया जी भी इसमें निवेशित है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। और 655 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 615 का स्टॉप लॉस। ओके, ये है आपके लिए तेजस नेटवर्क आज का पहला स्टॉक। सर दूसरा भी तो बताओ। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है एक बैंकिंग स्टॉक है। बैंक का नाम है यूनियन बैंक, जो अभी 72 रुपया 70 पैसे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। टारगेट स्टॉप लॉस 76 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट, 70 रुपए का स्टॉप लॉस। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रिपोर्ट किया अपने नतीजे, बहुत ही तोड़फोड़ नतीजे थे। और मुझे लगता है उसी तर्ज पे इस बार ये जो बैंकिंग सेक्टर के नतीजे आएंगे। हमने ICICI बैंक के भी ओवर द वीकेंड देखे। फिर आपके, मुझे लगता है PSU बैंक्स वुड कंपैरेटिवली फेयर बेटर, और PSU बैंक्स के जो नतीजे आ रहे हैं जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आगे, और ये यूनियन बैंक के भी नतीजे परसों आने हैं, बुधवार को 26 तारीख को। और मुझे लगता है जिस तरीके का परफॉर्मेंस इनका दिसंबर क्वार्टर में था, हर फ्रंट पे अच्छा किया। जो नेट NPAs है वो भी काफी कम हो गए, ग्रॉस NPAs कम हो गए, कासा रेशियो में इंप्रूवमेंट था, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट था। और स्टॉक एक अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो 0.75 टाइम्स बुक पे ये ट्रेड कर रहा है। अच्छी डिविडेंड यील्ड है, क्लोज टू 2.62%। मुझे लगता है इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड रिजल्ट्स ऑन वेडनेसडे यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 76 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 70 रुपए का स्टॉप लॉस। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। तो ये दोनों स्टॉक है सेठी साहब की तरफ से, तेजस नेटवर्क और यूनियन बैंक खरीदारी करने के लिए। दोनों स्टॉक मेरे फेवरेट रहे हैं। इनमें ये जो 2 रिकमेंडेशन दिए सेठी साहब ने, उसमें 3 चीजें मेरी फेवरेट है। एक तो दोनों स्टॉक, और तीसरा खुद सेठी साहब। वो तो है। हाँ, तो तीनों। धन्यवाद सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच। ओके जी। जी ढाई बजे की स्ट्रैटेजी, बिल्कुल आइए लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी। फ्यूचर्स सुस्त है अनिल जी, 50 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स हैं, 100 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं। यूरोप में भी आपको मामूली सी गिरावट दिख रही है, हार्डली एनी गिरावट है सर, फ्लैट ही आप कह सकते हैं, हल्की नरमी आपको जरूर दिख रही है। एशिया थोड़ा मिला जुला रहा, कुछ बड़ा एक्शन नहीं था, बट हाँ हम डेज हाई पर हैं। ग्लोबल मार्केट्स ठीक हैं, सुस्त हैं थोड़ा, क्या करना है सर? तेजी 100% भरोसा है उसका? 2 तरह से करेंगे। पहले मैं निफ्टी की बता देता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी पे तो आप मेरे विचार बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। फिर भी निफ्टी वही 17,725 के आसपास आकर वही अटक रहा है। दीप आज का हाई भी आप देख लीजिए 17,720 का है। 3 बजे के पहले 17,725 निकलकर टिकता है, तो हम फ्रेश खरीदारी करने की राय देंगे। फ्रेश खरीदारी जी हाँ। तब आपको आज के लिए 17,750 और 17,800 तक के टारगेट आज और कल तक के लिए लेकर चलने हैं। अगला जो पड़ाव होगा निफ्टी का वो 17,800 825 की रेंज का, 800 850 मान लीजिए ब्रॉडली। आज 725 के ऊपर निकलकर टिकता है, तो 17,800 17,850 की रेंज में आपको कल परसों में ही जाता हुआ पक्का दिखेगा। तो 100 पॉइंट 125 पॉइंट की जगह वहां बन जाएगी, उसके लिए आपको खरीदना है। नहीं होता है कोई बात नहीं।
17,650-675 की रेंज में पहली आपको एंट्री मार लेनी है, और अब की बार 17,625 तक का इंतजार मत करना। अच्छा, हाँ, अब 17,650-75 की रेंज में ही एक बार ले लेना है, क्योंकि वो वाला लेवल टेस्ट करके ऊपर आ गया। तो ये आपके लिए निफ्टी पर किस कंडीशन में निफ्टी नहीं लेना है। एक, 17,725 के पहले 3 बजे के पहले पार करके टिकट तो नहीं लेना, बाद में करने का ज़्यादा वैल्यू नहीं है पहले। दूसरा, डाउ फ्यूचर्स 95 पॉइंट आपके ऊपर है, अगर डाउ फ्यूचर 150-200 नीचे हो जाए तो नहीं लेना, गॉट। और डाउ फ्यूचर्स अगर 50 पॉइंट रह जाए, 40 रह जाए तो 3 बजे के पहले ही ले लेना, है ना। तो फिर इंतजार मत करना, कंडीशंस अप्लाई। नहीं, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, नहीं बताओ तो फिर क्या होता है। आपने तो बोला, अब भाई मैंने तो बोला था तब डाउ 90 नीचे था, 200 नीचे हो जाएगा तब भी वही करोगे। करेक्ट, वो चेंज करना पड़ेगा। वो आपने तो बोला गाड़ी लेफ्ट में चला, लेकिन सामने से लेफ्ट से कोई बड़ा ट्रक आ रहा है तो राइट हो जाओ, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो नहीं तो अपने नुकसान अपना है ना। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि मूड माहौल आपको भी हर वक्त देखना है जब ट्रेड करें। ब्रॉडली लेवल्स और स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ आपको। देखो सुबह भी जहाँ खुले थे तो हमने क्लियर कट करा था कि 725 के पहले नहीं खरीदा, फिर पूरा दिन निकल गया, पूरा दिन तेजी का निकला है दीप। यस, बीच का एक डिप छोड़ के। एब्सोल्युटली। आपको डिप में भी क्लियर था कि 17,625 पे लेना है। आज का लो देख लीजिए आप, 17,612 का है। तो एकदम परफेक्ट मार्केट है। इससे ज़्यादा परफेक्ट मार्केट को किसी को चाहिए तो कोई दूसरा तलाश करे, हांगकांग टाइप का कोरिया टाइप का, वो भी नॉर्थ कोरिया टाइप का यार यही है परफेक्ट मार्केट, जो लेवल्स को रेस्पेक्ट करके सही लेवल पे रुकता है, ऊपर की तरफ सही लेवल पे सपोर्ट लेता है। इससे ज़्यादा क्या करोगे। आज तो बढ़िया मौका दिया है 100%। बैंक निफ्टी देखो 42,265 का लेवल है, 265 से 375 की रेंज में लेना है। आज का लो देखिए 42,270 का है, और 625 के ऊपर टिकने पे अपने शॉर्ट काट लेनी, 625 के ऊपर टिक गया शॉर्ट काट लेनी। अब क्या करना है, 450-500 की रेंज में आता है, वहाँ फ्रेश एंट्री कर लीजिए। अगर 42,450 42,500 की रेंज में आता है वहाँ पे फ्रेश एंट्री कर लीजिए, बाकी जो है उसे रखिए, ये आपके लिए। हाँ, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है जिस पर आशु जी भी गौर फरमाएंगे, है ना। आशु जी गौर फरमा रहे हैं ना, जरा देख लें एक बार आशु जी को दिखाओ, देखो गौर फरमाते हुए दिख रहे हैं कि नहीं। भले मैं आशु जी के लिए कह रहा हूँ, लेकिन सवाल तो किसी से भी आ सकता है। हाँ, आशु जी दिख रहे गौर देते। ऐसा कम बार देखने को मिलता है। मंथली एक्सपायरी का टाइम है, करेक्ट। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ऐसे लेवल पे हैं जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। अच्छा, 17,700 के पुट में भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 17,700 के कॉल में भी है। इसलिए अगर आज 17,700 के ऊपर बंद होता है तो आपको निफ्टी में से भी शॉर्ट काटनी चाहिए। गॉट इट, करेक्ट। क्योंकि शॉर्ट सेलर यहाँ फंसने की तैयारी में 42,500 बैंक निफ्टी में पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, उसके ऊपर बंद होने की तैयारी होता दिख रहा है। अगर 42,500 के ऊपर बंद होता तो भी आपको शॉर्ट काटनी चाहिए। 42,625 हो जाए तो कहना ही क्या, करेक्ट। 42,300 के ऊपर की क्लोजिंग भी अच्छी है। सो आई थिंक बैंक निफ्टी में तो क्लियर कट है कि शॉर्ट नहीं रहना है। निफ्टी में लेट्स सी, या आशु जी नाराज ना हो इसलिए बैंक निफ्टी लॉन्ग और निफ्टी शॉर्ट। ये स्प्रेड बना रहे हैं, हम पेयर बना रहे हैं। आशु जी ठीक है, पूछ लो उनसे। अनिल जी बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल है। और अनिल जी ये जो 17,700 का आपने कॉल पुट बोला ना, इसीलिए मैंने बोला जो हमारे हिसाब से रेंज है निफ्टी की एक्सपायरी 17,550 नीचे और 850 ऊपर, तो इसमें नैरो रह सकती है। जो फायरवर्क्स दिख सकते हैं वो बैंक निफ्टी में दिख सकते हैं। मेरे को तो लगता है सर 550 आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता नहीं 600 के नीचे भी एक्सपायरी होने जैसे डेटा नहीं बन रहे। खैर आज तक बदल जाते हैं हर रोज, लेकिन डेटा मजबूती वाले बन रहे हैं। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण। ओके, तो ये है आपके लिए अनिल जी की इस समय की स्ट्रैटेजी। आइए निफ्टी की माफ कीजिएगा, चार्ट कॉर्नर राकेश जी कुणाल जी के पास चलते हैं। बताएं सर। दीपांशु, कुछ दिनों पहले हमने इरकॉन पे खरीदारी की राय दी थी, 56 रुपीज के अराउंड, 67 के अराउंड चल रहा है। और अब भी रेलवे काउंटर पर खरीदारी की राय है और स्टॉक है IRFC। इस स्टॉक को इस पे खरीदारी की राय है। टेक्निकली एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, लंबी करेक्शन के बाद अप ट्रेंड को दोबारा से रिज्यूम करा है। 33, 34 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए दीपांशु, एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। आज हम जबरदस्त तेजी आरबीएनएल में देख रहे हैं। सारे रेलवे शेयर्स जो हैं वो फ्लेवर में हैं और इसमें भी एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिखा है 29 रुपए के ऊपर। तो मौजूदा स्तरों पर खरीदारी की राय है आईआरएफसी में। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख लें। स्टॉप लॉस 28 रुपए 50 पैसे पर 28 हाफ पर रखना होगा। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 31 रुपए का, 31 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट 32 रुपए 25 पैसे का, 32.25 का दूसरा लक्ष्य है, जिसके लिए आईआरएफसी में खरीदारी कराएं। आईआरएफसी में करें खरीदारी, ये आपके लिए राय आ रही है। रेलवे स्टॉक्स वापस आज मोमेंटम में आए भी हैं। निफ्टी के निशानबाज नितिन मुरारका जी भी हमारे साथ हैं तैयार। स्वागत है नितिन जी। आप मेरे को याद है दोपहर 12:30 बजे के शो में भी कह रहे थे कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और वहां पर आप खरीदारी की राय दे रहे थे। फिलहाल क्या करना है? 17,700 के ऊपर आ गया निफ्टी। देखिए, स्पॉट लेवल 17,706 पे है और व्यू पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि जो मंथली एक्सपायरी होनी चाहिए वो 17,800 के आसपास होनी चाहिए या उसके ऊपर भी हो सकती है, अपर बैंड में होनी चाहिए। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 43,000 की तरफ होनी चाहिए। उसको देखते हुए 17,700 की हम कॉल ऑप्शन लेंगे, जिसका प्राइस अभी 80 रुपीज है। इसका स्टॉप लॉस बनेगा 50 रुपए का और टारगेट बनेंगे आपको 110 फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट 125 के बनेंगे। अब कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें शॉर्ट कवरिंग आ रही है। उसमें से एक एसबीआई है जिसमें काफी शॉर्ट कवरिंग आई है। ओपन इंटरेस्ट भी 11% डाउन है। एक्सिस बैंक है प्राइवेट बैंक से, वहां पे शॉर्ट कवरिंग आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि पूरा महीना बुलिश मंथ रहा है और रोल ओवर्स भी हो रहे हैं, तो जो शॉर्ट ट्रैप हैं वो कवर करेंगे, तो शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। और निफ्टी में भी आज 7% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, जो फिर से लॉन्ग बिल्डअप हुआ है कंसोलिडेशन के बाद। तो कुल मिला के मेरा यही मानना है कि 17,800 850 की तरफ ये मंथली एक्सपायरी हो सकती है और बैंक निफ्टी 43,000 की तरफ हो सकती है। तो सब कुछ को देखते हुए हम कॉल ऑप्शन ले रहे हैं 17,700, जो 82 है अभी। स्टॉप लॉस होगा 50 का, फर्स्ट टारगेट 110, सेकंड टारगेट 125 है। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर नितिन जी की तरफ से राय 17,700 का कॉल ऑप्शन खरीदे। एट द मनी कॉल ऑप्शन 80 रुपए में गुरुवार की एक्सपायरी का, जो कि होगी 3 दिन बाद। डीप इस बार फिर से इस बार 5 दिन काम करना है। कहाँ? हाँ, इस बार काम करना है फिर से। बट उसके बाद 5 दिन काम करने के बाद फिर अगले हफ्ते 5 दिन काम करना नहीं। हाँ, क्यों? छुट्टी फ्राइडे को है, मंडे को है? मंडे को है। हाँ, तो फिर काम करना पड़ेगा 2 हफ्ते। हाँ, ये 2 हफ्ते बैक टू बैक हो गए। हाँ, 2 हफ्ते बैक 2 हफ्ते। वो तो पहले आते ऐसे बिगाड़ते, पहले हर हफ्ते एक छुट्टी। हाँ। फिर अब 2 हफ्तों के गैप के बाद फिर उसके बाद 2 महीने के बाद 2 महीने के बाद सीधी। हाँ, ताकि आदमी छुट्टी का भूल ही जाए। ओके, चलिए आइए बढ़ते आगे। सिद्धार्थ जी भी तैयार है, बिगुल सुप्रसिद्ध। बताएं सर। अनिल जी, ये बादशाह है वायर्स एंड केबल्स का। कौन लीडर है वायर्स एंड केबल्स का? ये कंपनी है पॉलीकैब, क्योंकि पॉलीकैब आज 22 से 24% का वायर्स एंड केबल्स में मार्केट शेयर रखता है। साथ ही साथ एफएमईजी सेगमेंट, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में भी काफी अच्छा दमखम दिखा रहा है। पंखे बिक रहे इनके, क्योंकि गर्मियां आसमान छू रही है। तो पॉलीकैब पे खरीदारी की राय है। 3250 का शॉर्ट टर्म टारगेट और लंबे समय का टारगेट रहेगा 3450, 3450 का। दमदार मैनेजमेंट और आने वाले समय में करीबन 20,000 करोड़ का रेवेन्यू लाने की उम्मीद कर रही है मैनेजमेंट पॉलीकैब की FY26 में, जो पिछले साल 12,000 करोड़ का था। 400 करोड़ का केपेक्स। और मुझे लगता है कि वायर्स एंड केबल्स का लीडर पॉलीकैब, जो मैं बार बार रेकमेंड करते आ रहा हूं, 3250 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 3450 का लंबे समय का टारगेट। पॉलीकैब खरीदारी करने की राय है। किसका राजा? किंग। वायर्स का किंग। ओह सॉरी, वायर्स का सेल्फ डिक्लेयर्ड किंग पॉलीकैब। ओके, जो गर्मी दूर करेगा पंखे से। हो जाती है पंखे से गर्मी दूर? वायर तो चाहिए उसके। नहीं, पंखे से गर्मी दूर हो जाएगी क्या? नहीं, आजकल तो नहीं। थोड़ी गर्मी ज्यादा है सर सिद्धार्थ जी। खाली पंखे से दूर होने की संभावनाएं थोड़ी कम लग रही है। इसके लिए क्या किया जाए? तब तो फिर वोल्टास का एसी लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए आप, जरा वोल्टास भी आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में आए तो बताइएगा जरूर।
तब तक आइए परसिस्टेंट, इस पर करते हैं फोकस। कुशल तैयार, नतीजों का लेकर अनुमान, रिजल्ट आएंगे कल। आमतौर पर बाजार के दौरान आ जाते हैं परसिस्टेंट, यूजुअली आ जाते हैं, बट इसका एग्जैक्टली पक्का पता फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। हाँ, जब मीटिंग बोर्ड मीटिंग खत्म हुई आ गए। बताएं। तो नंबर्स के लिहाज से यहाँ पर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन्स आप देखिए, सबसे पहले तो 15.4% पिछले तिमाही में थी, इस बारी 15.5% की एक्सपेक्टेशंस है। लार्जली कंपनी की डॉलर आय यहाँ पर 3.5% की बढ़त के साथ 27.36 करोड़ डॉलर्स पर कंपनी अपनी रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। साथ ही हमारी एक्सपेक्टेशंस ये है कि यहाँ पर मुनाफे के लिहाज से 15% तक की ग्रोथ आ सकती है। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देखना है कि कंपनी के जो वर्टिकल्स हैं वहाँ पर किस तरह की ग्रोथ रहती है, क्योंकि यूएस में इनका सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है, करीबन इफ एम नॉट रॉन्ग 75 से 77% रेवेन्यू इनका यूएस से आता है, और वहाँ पर ही एक मेन इशू है बीएफएसआई को लेकर। तो वह उस चीज़ को लेकर कंपनी क्या कहती है, क्या कमेंट्री है, वहाँ पर तो आपको ध्यान देना है। साथ ही बजट को लेकर जितने भी क्लाइंट्स हैं इनकी जिनसे बात हो रही है, वहाँ पर उनका क्या व्यू पॉइंट है आगे की आईटी स्पेंडिंग्स पर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इनकी कमेंट्री में। बट एज अ मिड कैप आईटी काउंटर अब तक के अगर आप डॉलर आई ग्रोथ देखेंगे तो उसमें अभी तक हम सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3.5% की ग्रोथ। अब फाइनल क्या आता है ये देखना है। 3.5% डॉलर है तो अच्छी माननी चाहिए परसिस्टेंट। हाँ, मिड कैप आईटी कंपनी के हिसाब से, बट इसने पहले भी और ज़्यादा रिलेटिवली डॉलर आए काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, बट अभी के माहौल में 3.5% इज़ एक्चुअली गुड। और वैसे भी अब तक हमने ट्रेंड देखा है, मिड कैप कंपनीज के नंबर्स बेटर रहे हैं लार्ज कैप के मुकाबले। देखते हैं परसिस्टेंट कैसे नंबर्स थ्रो अप करता है। सचिन जी एक बार जरा चार्ट्स पर भी राय देते हैं परसिस्टेंट सिस्टम सर। दीपांशु, ओवरऑल देखे तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर जो बाउंस बैक इनिशिएट हुआ है, मेजर ट्रेंड तो यहाँ पर वीक ही रही है, बट 4500 का आसपास का एक मेजर हर्डल है, तो वो आई थिंक किस तरीके से कन्विंसिंगली ब्रेक होता है उसके ऊपर आई थिंक नेक्स्ट चाल डिपेंडेंट होगी। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक 4500 का जो रेजिस्टेंस है वो काफी एविडेंट है, एंड इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है नीचे जो 43, 42, 50 के आसपास का जो सपोर्ट है आई थिंक वो काफी अच्छी तरह क्लियर है। तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में शायद थोड़ी सी एस्केलेशन हो सकती है। अगर डिसाइसिवली ब्रेकआउट हो जाता है 4500 के ऊपर तो मुझे लग रहा है काफी शानदार मूव यहाँ पर अनलॉक होगी, एंड लगभग आई थिंक 4900, 4850 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं अगले कुछ हफ्तों में। तो फिलहाल तो लोअर टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है, जिसमें से एक हर्डल है 4500 का, अगर ये पार हो जाता है तो प्रॉब्ली एक चेंज इन ट्रेंड नजर आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए परसिस्टेंट सिस्टम्स। देखते हैं मिड कैप आईटी रिलेटिवली बेटर भी रहा है नतीजों के लिहाज से, क्या परसिस्टेंट भी वो ट्रेंड आपको दिखाता है, बरकरार रखता है, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। बट मूव चुनिंदा और एनबीएफसीज में आ रही है। आज इंडिया बुल्स हाउसिंग थोड़ा एक्टिव रख रहा है, उस पर रखिए नजर। मनापुरम में भी खरीदारी आ रही है, 1.5% ऊपर मनापुरम का चार्ट इस समय दिख रहा है। एक बार वागले साहब से मनापुरम पर भी राय ली जाए। वागले साहब जरा देखें, डेज हाई पर अभी अभी आया 120, माफ कीजिएगा, हिमांशु जी से एक राय लेता हूं मनापुरम पर। हिमांशु जी देखें सर, 128 पर आया है डेज हाई पर इस समय। पॉजिटिव है। पिछले वीक हमने इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ देखा था, लगभग जब स्टॉक ने 126, 127 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस पार किया था। उस रेजिस्टेंस को पार करने के बाद स्टॉक ने एक इंटरमीडिएट हाई बनाया 133 रुपए का, और वापस से सपोर्ट को रीटेस्ट किया। तो मुझे लगता है कि वापस से इन लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है। जो स्टॉप लॉस है वो क्लियर कट डिफाइंड है, जो कि 125 रुपए के नीचे बनता है। यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड भी रखा जा सकता है। और अपसाइड में मेरा मानना है कि इवेंचुअली शॉर्ट टर्म में स्टॉक 140 रुपए तक जाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, तो 140 का पोटेंशियल मनापुरम रखिए इस स्टॉक पर आप नजर। आइए सचिन जी की तरफ से एक कॉल भी आ रही है बिगुल BTSWT का। बताएं सर। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक हमने पिछले हफ्ते वेडनेसडे के सेशन में भी चेस किया था, इसमें मोमेंटम। स्टॉक का नाम है HPCL। अगेन 240-44 के आसपास के टारगेट दिए थे, वो टारगेट अचीव होने के बाद थोड़ा सा स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, एंड जिस तरीके से वापस इसके 30 मिनट्स डेटा पे एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है एक फ्रेश मोमेंटम बन सकता है 255 के लक्ष्य के लिए। तो पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 255 का। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 251 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए। तो खरीदारी करनी है HPCL के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 240 पर। 240 के स्टॉप लॉस के साथ HPCL का फ्यूचर खरीदें आप
ये राय आज आ रही है सचिन जी की तरफ से। एक चीज इंटरेस्टिंग दिख रही है, सबके स्टॉप लॉस बड़े छोटे छोटे आ रहे हैं आज। स्टॉप लॉस वेरी वेल डिफाइंड आपको नजर आएंगे, टाइट स्टॉप लॉस आते हुए दिख रहे हैं। नायका यहाँ पर 36 लाख शेयरों का सौदा हुआ है और ये आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ भी दिख रहा है। बहुत दिन हो गए नायका पर। आज सुबह खबर भी आई थी ना, क्या इनका बड़ा मैनेजमेंट एग्जिट हुआ था, आपको याद है? बहुत सारे लोग बहुत सारे निकले थे। तो नए सीएफओ उन्होंने अपॉइंट करे और नए सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, दोनों आ गए। ये दोनों आ गए, आज सुबह ही खबर आई थी। बहुत टाइम से आशु जी ने राय नहीं दी इस तरह के शेयरों पे। हाँ, एक बार दी जो दिया एटीसी के साथ, उसके बाद दी भी नहीं। तो आशु जी, नायका और बाकी इसी तरह की मिलती जुलती कंपनियों पर आपके क्या विचार हैं, प्रकट कीजिए। अनिल जी देखिए, मुझे लगता है कि वर्स्ट ना काफी ओवर हो चुका है, इनमें बहुत ज्यादा डिप्रेस रह चुके हैं और सारी जो बैड न्यूज थी, मतलब इट स्टार्टेड फ्रॉम जो ओवर हाइप था इन स्टॉक्स में और फिर उसके बाद से नेगेटिव न्यूज और सब कुछ, मुझे लगता है अनिल जी काफी प्राइस्ड इन है। तो इसमें अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो सकता है, बट बहुत बड़ी कोई अपमूव भी नहीं है अनिल जी। देखिए स्टॉक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनिल जी ये चल रही है, आप जितने मतलब आजकल मैं इतने क्लाइंट से मिल रहा हूँ, पीएमएसएस की डिस्कशन होती है, म्यूचुअल फंड की होती है, डायरेक्ट इक्विटी की होती है। जब भी अनिल जी ये जो पिछले 1-1.5 साल में जो मतलब जिस तरह से होल्डिंग ट्रैप हुई है अनिल जी, कोई बड़ा मूव कहीं नहीं दिख रहा कि मतलब अगर आज हम नायका या कोई भी मतलब नायका के एग्जाम्पल के लिए लें, क्या 50% का मूव दिख रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं अनिल जी, 25% का ही मूव नहीं दिखता। पर यहां से ठीक दिखता है, यहां से ठीक दिखता है। बट अनिल जी जब तक बड़े मूव ना, जैसे डेल्टा की हम बात करते हैं, कई बार परसों सेठी जी ने भी बात की कि फिर से ब्रेकआउट भी आ रहा है, ब्रेकडाउन, लेकिन अनिल जी कहां है डेल्टा? 185, 205, 190, 210, इस 15-20 रुपए में अगर मैं 5-5 रुपए की तो मैं ट्रेडिंग ही कर रहा हूं ना अनिल जी, इन्वेस्टिंग कहां है? इन्वेस्टिंग तब होती है कि अनिल जी लगे कि अगले 1-1.5 साल में अब डेल्टा 300 की तरफ जा रहा है और मैं 50 रुपए भी उसमें या 40 रुपए ले सकता हूं कि हमें 100 रुपए, तो अनिल जी कहने की बात है कि लोएस्ट पे लेंगे बॉटम में। तो ऐसा अनिल जी बहुत मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स में ये ट्रेड नजर नहीं आ रहा, इसलिए अनिल जी जो है ना ट्रेडिंग ऑटोमेटिक हो रही है और जो बेस्ट स्टॉक है वो उसके लिए इंडेक्स है। तो बात नहीं, बढ़िया। आइए बढ़ते आगे और मेरे ख्याल से किसी को तो बिगुल की फरमाइश है। हिमांशु जी आपकी है क्या? हिमांशु जी जी तो बोलो फिर। हाँ बिगुल हिमांशु जी के लिए। जी सर बताएं जल्दी से। अनिल जी, निफ्टी की 17,750 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है। 63-64 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 48 रुपए का। पहला टारगेट 85, दूसरा टारगेट 110। 17,750 ऑलमोस्ट एट द मनी के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है। मुझे लगता है अनिल जी जिस ब्रेकआउट का आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो ब्रेकआउट आ चुका है और निफ्टी फ्यूचर्स में 17,800-810 की तरफ मुझे लगता है कि निफ्टी आज क्लोजिंग तक या फिर कल तक जाने का पोटेंशियल रखती है। तो 17,750 की कॉल ऑप्शन के जरिए ये ट्रेड लेके चलने की सलाह है। ये हिमांशु जी वापस से। अनिल जी आवाज कर रही थी क्या? हाँ 63 लेना है, 48 का स्टॉप लॉस, 85 का टारगेट। क्या ये सही सुना और लिखा गया है? जी अनिल जी, 85 रुपए का पहला टारगेट, 110 का दूसरा। सही जवाब। और इस बीच में आप सब लोगों को बधाई, क्योंकि निफ्टी पर जो 3 बजे के पहले के लेवल मुझे चाहिए थे जहां से निफ्टी को और आगे लगाना है, वो पार हो चुके हैं। कृपया करके निफ्टी में आपकी मर्जी, बैंक निफ्टी में शॉर्ट ना रहे। मैं बार बार लगातार ये आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में शॉर्ट ना रहे। निफ्टी 17,725 के ऊपर 3 बजे से ठीक पहले 5 मिनट पहले निकल चुका है और थोड़े अच्छी मजबूती के संकेत दे रहा है। बैंक निफ्टी 42,650 के पार निकलता हुआ 715 के आसपास आज का हाई बना चुका है। बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं रहना, ये ध्यान में रखें। कल जिस हिसाब से आज क्लोजिंग हो रही है, अगर थोड़ा भी ग्लोबल मार्केट्स का सारा मिले तो इतना थोड़ा सा कल आप बढ़िया गैप से बाजार को ऊपर खुलते हुए देखेंगे और फिर आप 17,850 के आसपास की यात्रा निफ्टी पे करेंगे, 800-850 की रेंज में। और बैंक निफ्टी पर दीप 42,950 तक के रास्ते खुल रहे हैं। अगले जो टारगेट है बैंक निफ्टी के 42,825 से 42,950 का निकल कर आ रहा है डेटा के लिहाज से। देख लीजिए। शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं, डिसिप्लिन रखिए। और फिर भी किसी को लगता है कि नहीं आज और देखूंगा अमेरिका पता नहीं अगर 200-300 घट जाए तो फिर आप पुट रख लो, अगर सॉरी कॉल रख लो, शॉर्ट है तो कॉल ऑप्शन कोई भी आप रख लो ताकि आपके ओवरनाइट रिस्क लिमिटेड रहे। आइए इस बीच एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ हैं तैयार। लीकर कंपनियों को लेकर थोड़ी नेगेटिव खबर लेकर आए। क्या है खबर,
जरा बताएं तरुण। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लीकर कंपनीज के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। 3 बड़ी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन किया है। वो है यूबीएल, पैरनॉइड रिकॉर्ड और एबी इनब्रू। यूबीएल जो कंपनी है वो बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। पैरनॉइड रिकॉर्ड जिसका शिवास रिगल एक बड़ा ब्रांड है, वो उस कंपनी की पेरेंट कंपनी है। और एबी इनब्रू जो बडवाइजर जो बियर आती है उनके खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया है। और इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट हुआ है वो रेडिको खेतान जो कंपनी है, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, उनकी शिकायत पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया है। और उनकी शिकायत यह है कि आंध्र प्रदेश के जो रिटेलर्स हैं उन्होंने इन फॉरेन ब्रांड्स ने और यूबीएल ने एक शर्त रखी है कि यदि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स का यदि माल बेचेंगे या उनका लीकर बेचेंगे तो हम आपको सप्लाई नहीं देंगे। तो इसको देखते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है और जल्द ही जो सीसीआई है वो इन कंपनीज को शोकॉज नोटिस भी भेज सकता है। और काफ़ी पिछले 2 महीने से सीसीआई जो है वो इन कंपनीज के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कंपनियों के लिए नेगेटिव खबर, सीसीआई यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है कि क्या इन्होंने कुछ कार्टेलाइजेशन करके कुछ कंपनियों को अपने प्रोडक्ट बेचने से रोका है। रेडिको खेतान की खबर पर ये पूरा का पूरा एक्शन सीसीआई की तरफ से होता हुआ दिखा है, जो आपके सामने इस वक्त नजर आ रहा है। 60,000 ये है वो लेवल आपके सामने निफ्टी का, सॉरी सेंसेक्स का है। निफ्टी 60,000 आएगा, क्यों नहीं आया? मुंह से निकला तो आएगा ही, आएगा। 100% आएगा। एक बार जो दिन में होता है। दिन में एक बार तो 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी विराजमान होती है, उसमें जो निकले वो बात सही होती। आई होप कि ये वही क्षण था। 60,000 का सेंसेक्स आपकी स्क्रीन पर, 42,650 के आसपास बैंक निफ्टी, 17,735 के आसपास निफ्टी। एक्शन भरपूर तेजी की तरफ बनता हुआ आपको नजर आएगा। आइए नतीजों पर फोकस करते हुए टाटा कंज्यूमर यहाँ पर करेंगे फोकस। आएंगे रिजल्ट, कल कैसे रहेंगे अनुमान बता रही हैं नूपुर बताएं। सर रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे क्योंकि क्वार्टर 4 में इस बार अनुमान है कि 11% से कंपनी की आय बढ़कर आ सकती है। 3,510 करोड़ का अनुमान है। कामकाजी मुनाफा भी देखें तो 5% की ग्रोथ का अनुमान है। मार्जिन्स 13-14% के आसपास फ्लैट रह सकते हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और मुनाफा भी देखें तो 6% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। 250 करोड़ के आसपास का मुनाफा इस बार आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया फूड बिजनेस जहाँ पे 26% की मजबूत ग्रोथ का अनुमान है, तो यहाँ पर नजर रहने वाली है। साथ ही साथ जो चाय के वॉल्यूम्स और प्राइसेस है उस पर भी रहेगी नज़र। वॉल्यूम्स इस बार अनुमान है चाय के कि फ्लैट रह सकते हैं या 1% की नॉमिनल ग्रोथ भी आ सकती है। नॉरिशको की बात करें तो यहाँ पे भी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ सकती है। और इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा सा सुस्त रह सकता है, लेकिन डोमेस्टिक में ग्रोथ अच्छी रहेगी। इंडिया फूड बिजनेस पे आपको रखनी है नज़र, क्योंकि 26% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का अनुमान है यहाँ पर टाटा कंज्यूमर्स के लिए। ओके, तो अच्छी ग्रोथ का अनुमान है टाटा कंज्यूमर्स के लिए। स्टॉक पर भी रखनी है नज़र। आज सुबह हमारे रेडार पर भी आ रहा था, बात भी हुई थी इसके बारे में, और सुबह से ही एक्टिव है। डेज हाई पर टाटा कंज्यूमर्स अभी ट्रेड भी आपको करते हुए दिख रहा है। सिद्धार्थ जी, टाटा कंज्यूमर्स आपके भी रेडार पर है, अच्छे नतीजे इस बार? वैसे ही है, और ये मैं नॉन एफएमसीजी कंपनी नहीं मानता हूँ, ये यूनिक एफएमसीजी कंपनी है। क्योंकि सुना हमने स्पाइसेस भी ब्रांडेड मिलते हैं या काजू आलमंड्स वगैरह भी ब्रांडेड मिलते हैं, तो ये ड्राई फ्रूट्स भी ब्रांडेड आते हैं। तो मुझे ये लगता है कि यूनिक एफएमसीजी ब्रांड है, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, और सारे डिफरेंट रिटेल काउंटर्स को, रिटेल ब्रांड्स को इकट्ठा करके टाटा कंज्यूमर में लिया है। वॉल्यूम्स में डेफिनेटली उम्मीद बेहतर है, तो मुझे तो टाटा कंज्यूमर पे बहुत अच्छी होप है। अगर आपने ले रखा है तो बने रहना चाहिए। हमने लिया नहीं है, तो कौन सी ब्रांड का काजू वो खिलाते हैं? अनिल जी, पल्सेस भी टाटा संपन्न की ब्रांड से आता है। गजब है यार सिद्धार्थ जी, बहुत ही बेहतरीन पल्सेस टाटा संपन्न के नाम पे स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स। एक सिद्धार्थ जी, हमारी भी तो कभी एंकर है हम लोग, कभी सुना करो हमारी भी। अच्छा है ना। अभी हमने आपसे काजू का पूछा, आप सीधा काजू खिलाने के डर से सीधा पल्सेस पे आ गए। एकदम से बिल्कुल। तो काजू कौन सी ब्रांड के बनाते हैं? एक मिनट, एडिटर को बोलने दो प्लीज। काजू कौन सी ब्रांड के बनाते हैं, कैसे हैं? आपने कहा क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं, आपने खाए होंगे, नहीं खाए तो आप खाइए, दूसरों से टेस्टिंग करिए, पता कैसे चलेगा? अब बोलिए।
बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किसको? आपको, एनालिस्ट को। जो रिसर्च का, एक मिनट बंसल जी, कौन करेगा ये काम? बताइए, ये डिस्ट्रीब्यूट करने का, काजू खिलाने का, टेस्ट करा के पता करने का, ये कौन करेगा ये काम? किसके जिम्मे? देखिए अनिल जी, टू वे है। एक तो खुद सदानी जी खुद करेंगे, अगर उनके पास समय का अभाव है तो अपना क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं और नहीं तो फोन के थ्रू उनके पास कुछ सुविधा है तो फोन दे सकते हैं। बाकी काम तो अनिल जी, मैं और कुणाल जी मिलके कर लेंगे। अनिल जी, इतना तो इनके लिए कर ही सकते हैं। ऐसे दोस्त होने चाहिए। देखो, दोस्तों के लिए जिस चीज की कमी है उसकी पूरी करने के लिए तैयार है। सिद्धार्थ जी कितने खुशनसीब है कि कुणाल जी, राकेश जी जैसे दोस्त मिले। आप खाली आप अपना बैंक अकाउंट का पासवर्ड, लॉगिन आईडी वो सब दे दीजिए, बाकी ये सब लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये है सिद्धार्थ जी की तरफ से टाटा कंज्यूमर्स पर राय। आज रिजल्ट्स कल है ना टाटा कंज्यूमर्स? कल है, ओके। कल रिजल्ट्स आने वाले। स्टॉक उससे पहले है एकदम मजबूत, 4.5% का दमदार उछाल। गजब रिजल्ट है, आई मीन गजब मूव है स्टॉक का रिजल्ट से पहले। बढ़िया मूव आई है, बिल्कुल सर। चलिए, ये है टाटा कंज्यूमर। यहाँ पर आपको रखनी है नज़र है नेस्ले पर भी, एफएमसीजी की एक और दिग्गज जिसके कल नतीजे आएंगे। ये नेस्ले की भी बात कर लेते हैं। नुपुर, यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस रहेगी? ये भी डेज हाई पर, ऑफ कोर्स टाटा कंज्यूमर जितनी बड़ी मूव नहीं आ रही, बट ये भी डेज हाई पर है। यहाँ पर कैसे रहेंगे नतीजे? यहाँ पर भी अनुमान तो ये कि नतीजे काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं। 11% की आय में ग्रोथ का अनुमान है, करीबन 4,413 करोड़ के आसपास की आय आ सकती है। कामकाजी मुनाफा भी देखें तो वो भी इस बार अनुमान है कि 10% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। और मार्जिन इनफैक्ट पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखा था कि दबाव में रहे हैं कमोडिटी के प्राइस के मूवमेंट के चलते, तो यहाँ पर इस बार अनुमान है कि 23% की फ्लैट ग्रोथ मार्जिन में भी आ सकती है। मुनाफा देखें तो 14% की ग्रोथ आपको यहाँ नजर आएगी, करीबन 680 करोड़ के आसपास का मुनाफा आ सकता है। पिछले कुछ तिमाही से कमजोर रहने के बाद इस बार वॉल्यूम्स में फिर से अनुमान है कि 3 से 4% की ग्रोथ आ सकती है। कंपनी ने अपने प्राइसों को बढ़ाया था क्योंकि उन्हें सेट ऑफ करना था मार्जिन मेंटेन करने के लिए, उसका फायदा अब मिलेगा। और जो कॉस्ट कम हुई है कमोडिटी का, तो डबल इफेक्ट आपको मार्जिन में इस क्वार्टर से आना दिखेगा। ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो वो दबाव में थोड़े से रह सकते हैं, लेकिन ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी ने जो अपने लेवरेज लिए, कॉस्ट कम किए, उसके चलते ऑपरेशनली मार्जिन थोड़े बेटर आपको दिखेंगे इस बार आते हुए। ग्रामीण मांग और आउटलुक पे मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहने वाली है, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी एक प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है। 70 टाइम्स FY24 पे करीबन ट्रेड करता हुआ दिखता है, तो ये जस्टिफाई करना डिफिकल्ट होगा अगर नतीजे अच्छे नहीं आए तो। ओके, चलिए देखते हैं। नेस्ले एक्शन में जरूर रहेगा, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस इसकी आती है आपके लिए। बट एफएमसीजी के दो दिग्गजों के कल नंबर्स आएंगे, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है बाजार के लिए। और टाटा कंज्यूमर तो अच्छी मूव खा रहा है। कोलगेट बाय द वे एक और एफएमसीजी काउंटर, आज ये भी अच्छा एक्शन में 2% ऊपर आपको कोलगेट इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहेगी एफएमसीजी कंपनीज की। आइए, पिक ऑफ द डे, कल का काम आज ही करने को तैयार हैं राकेश जी, कुणाल जी। बताएं सर। दीपांशु, पिक ऑफ द डे है टाइटन ने तोड़ी है एक नेकलाइन 2612, 2613, 2612, 2613। कैश के अंदर एक नेकलाइन थी, एक रेजिस्टेंस था, उस नेकलाइन को तोड़ा है टाइटन ने। और साथ में अगर आप देखें तो 4-5 दिन की ट्रेडिंग रेंज से भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे रहा है। तो BTST शॉर्ट टर्म के नजरिए से टाइटन एकदम बढ़िया लग रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दीपांशु अंतिम क्षणों में बाजार के देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बड़ा रेजिस्टेंस था 2615 के आसपास, जिससे 3-4 दिन से स्टॉक स्ट्रगल कर रहा था। आज हमने ब्रेकआउट आते हुए देखा है, तो बाय करके चले। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख लें 2600 का, छोटा सा स्टॉप लॉस है 2600 के आसपास स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 2675 का, इवेंचुअल टारगेट 2710 का। तो 2675, 2710 के टारगेट के लिए टाइटन में हमारी बाय करने की राय। बिल्कुल, तो टाइटन पर खरीदारी की राय है। अक्षय तृतीया की सेल्स की हम बात कर ही रहे थे, आज हमने चैनल चेक भी लिया था कि किस तरह की रही हैं, और ये काउंटर अब आपके रेडार पर रहना चाहिए। तो कंजम्पशन स्पेस डेफिनेटली आज आपको बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा है। एफएमसीजी हो या बाकी कंजम्पशन स्टॉक्स हो, यहाँ पर आपको मूव दिखेगी। बट केमिकल्स में आज थोड़ी कमजोरी आ रही है। पीआई इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आपको एक गिरावट आती हुई दिख रही है। डेज लो पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 3100 के लेवल पर आ गया है। सचिन जी जरा देखिए, पीआई इंडस्ट्रीज पिछले हफ्ते भी केमिकल स्टॉक्स में उतार चढ़ाव था, आज भी यहाँ पर कमजोरी है, 2.5% का कट सर।
जी दीपांशु, इनफैक्ट यहाँ पर एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ था 3200 के आसपास, इसने एक स्विंग बनाया था एंड उसके बाद जिस तरीके से ये रिवर्स हुआ है, थोड़े से कंसर्निंग साइंस है। इनफैक्ट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की भी एक क्लोजिंग रजिस्टर कर रहा है। सो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे तो यहाँ पर एक सीलिंग बन चुकी है 3200 के आसपास। सो जब तक ये पर्टिकुलर लेवल निकलता नहीं है, आई थिंक तब तक बड़ा चेंज नहीं होगा ट्रेंड में। एंड ऑन द लोअर साइड लगभग मुझे लग रहा है 3000 तक की ट्रेजेक्ट्री अभी यहाँ पे अवेलेबल है। सो आई थिंक 3200 3000 इसी पर्टिकुलर रेंज में काफी समय निकल सकता है ये पर्टिकुलर काउंटर। सो अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो मुझे लग रहा है वो एग्जिट कर देनी चाहिए एंड 3000 लेवल के आसपास एक बार रिव्यू करने हैं फ्रेश एंट्रीज के लिए। तो ये है आपके लिए पीआई इंडस्ट्रीज। 3000 के लेवल पर आप फ्रेश रिव्यू करिए, बट वहां तक आपको एक कमजोरी इसमें आती हुई दिखेगी। बट एनबीएफसीज पर रखिए नजर। एलआईसी हाउसिंग, यहाँ पर भी एक मूव आपको बनती हुई इस समय दिख रही है। 2.5% की मूव एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स में आपको फिलहाल आती हुई दिख रही है। ये भी डेज हाई पर आ रहा है। बंसल जी जरा देखें सर, एलआईसी हाउसिंग काफी समय से इस पर चर्चा नहीं हुई है, थोड़ा दबाव में भी रहा था, बट आज एक बढ़िया रिबाउंड दिख रहा है। कोई ट्रेड दिखता है एलआईसी हाउसिंग में? जी दीपांशु, ट्रेड भी दिख रहा है और इसमें शायद कल नतीजे भी हैं, और टेक्निकली अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो पहले तो दीपांशु जिनके पास है क्लियरली बने रहने की राय है और फ्रेश खरीदारी की भी राय है। यहाँ पर एक पिवट टूट रहा है, 336 337 का एक पिवट टूट रहा है। 331 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और इससे पहले दीपांशु जितनी बार भी 2-3 बार यहाँ अर्निंग्स आई हैं, पोस्ट अर्निंग स्टॉक गिरा है और इस बार हाई प्रोबेबिलिटी है कि शायद एक रैली देखने को मिले। 348 354 के टारगेट के लिए एलआईसी हाउसिंग में खरीदारी की राय है। तो 348 354 के टारगेट एलआईसी हाउसिंग यहाँ पर खरीदारी की राय आ रही है। अभी हमने रेलवे स्टॉक्स की बात करी थी, आईआरएफसी की भी बात हुई थी। स्टॉक में भी आपको अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, चार्ट कॉर्नर का पिक भी था। आरवीएनएल आज 12% 13% ऊपर है। इरकॉन यहाँ पर भी 7% की मूव आपको आती हुई दिख रही है। तो रेलवे स्टॉक्स वापस आपको जो मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर अच्छा एक्शन है। आईआरसीटीसी में भी हल्की फुल्की आपको खरीदारी दिख रही है। सिद्धार्थ जी, वैसे भी अच्छा एक्शन रहा है रेलवे स्पेस में, बढ़िया ऑर्डर्स मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते अपडेट भी आया था कि FY23 में रिकॉर्ड लोगों का ट्रैवल हुआ है रेलवेज की तरफ से, आईआरसीटीसी की तरफ से रिकॉर्ड बिक्री भी हुई है। कोई रेलवे स्टॉक जो आपके रेडार पर हो इस समय? बिल्कुल दीप, ये एकदम संजोग की बात है कि आज हमारे टेक्निकल टीम ने आईआरएफसी पे आइडिया दिया है। तो आईआरएफसी जो भी चार्ट कॉर्नर भी दिया गया था, इसी पे ही मजबूती लग रही है हमें। मुझे लगता है कि अगर पोजिशनली बात की जाए तो 35 रुपए के टारगेट जरूर आ सकते हैं आईआरएफसी पे। तो मैं मानता हूं कि आईआरएफसी जैसे कंपनियां बहुत अच्छी है, जैसे कि राइट्स बहुत अच्छी बिजनेस है, आरवीएनएल एक बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है रेलवे स्पेस से। बट अगर कॉल की बात करूं तो आईआरएफसी अभी हमारे टॉप ऑफ द रेडार में है 35 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो आईआरएफसी टॉप ऑफ द रेडार है, 35 का टारगेट है। अभी राकेश जी, कुणाल जी भी चार्ट कॉर्नर में यहाँ पर आपको बात कर रहे थे 31 और 32 25 के टारगेट्स के लिए। तो बढ़िया मूव इस पर आ रही है। रेलवे स्टॉक्स पर रखिए नजर, यहाँ पर एक्शन अच्छा बना हुआ है। बैन से बेनिफिट, हालांकि बैन लिस्ट खाली हो गई थी पिछले हफ्ते, बट शायद कुछ फ्रेश एडिशन वाला स्टॉक हो रहा है तैयार। आइए जानते हैं कौन सा है, आशीष के साथ। लिस्ट तो खाली आशीष, तो किसकी एंट्री होने वाली है फिर? दीपांशु, अपडेट है। देखिए, लिस्ट तो खाली आपने सही बताया, लेकिन एक स्टॉक है सरप्राइजिंग मूव यहाँ पर देखने को मिला। और फ्राइडे के मुकाबले पोजीशंस देखें तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। 88% पर थी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जी की। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 95% के आंकड़े को काफ़ी अच्छी तरीके से क्रॉस कर दिया। 104% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो जी एक ऐसा स्टॉक है जो अब आखिरी हफ्ते में एंट्री करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी तो कोई स्टॉक बैन में है नहीं। 104% पर जी एंट्री करेगा, बस एक जी है और भी कुछ। और अगर रखना है नजर में तो आप इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस को रख सकते हैं। थोड़े प्रयास कर रहा है, लेकिन टुवर्ड्स क्लोजिंग अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है पोजीशंस हल्की हो जाती है। फ्राइडे को भी मुझे लग रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट 94-95% तक आ गई थी, लेकिन फिर पॉसिबिलिटी कम थी। आज अगर आप देखें तो 93.2% है, 95% के ऊपर अभी तक नहीं गई है। तो इस बार ऐसा मुश्किल ही लग रहा है कि इंडियाबुल्स हाउसिंग एंट्री कर पाएगा, लेकिन जी का पक्का हो गया, 104 है। ओके, तो यह है आपके लिए जी, डेफिनेटली बैन में आने की तैयारी कर रहा है। इंडियाबुल्स हाउसिंग, इस पर भी आप रख सकते हैं नजर, दोनों हैं बैन के लिए तैयार। दालमिया भारत, इसके आने वाले हैं नतीजे, और कैसे रहेंगे नतीजे आज हमने देखा है। सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा एक्शन भी आया है। आइए अरमान से एक बार जान लेते हैं। अरमान बताइए। देखिए, नतीजे अगर आप देखें कंपैरेटिवली मार्जिन्स थोड़े बहुत फ्लैट रह सकते हैं। ओवरऑल आपको नतीजे हो सकता है बेहतर ही आते हुए दिखे। अगर आप
आय की बात करें, आय में लगभग आपको 12% का उछाल, 12.4% के आसपास का उछाल दिख सकता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आप देखेंगे वॉल्यूम्स के हिसाब से अगर आप बात करें तो लगभग 16% की YOY ग्रोथ दिख सकती है। वहीं QQ भी अगर आप बात करें तो 21% की आपको बढ़िया ग्रोथ जो है वहां पर आ सकती है। मार्जिन्स अगर YOY बात करें तो 20.2% से गिरकर 20% के आसपास आने का अनुमान है, क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट है वहां पर अगर आप YOY देखेंगे तो लगभग 3% की बढ़त हो सकती है। वहीं रियलाइजेशन में आपको कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, लगभग 2% के आसपास की आपको गिरावट आती हुई दिखेगी। इसके चलते जो मार्जिन है वो थोड़े बहुत कम होकर आ सकते हैं। ओवरऑल उस हिसाब से अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो कामकाजी मुनाफा लगभग 11% बढ़कर आएगा। और एडजस्टेड प्रॉफिट की बात करें, क्योंकि अगर आप देखें Q4 FY22 की बात करें तो वहां पर डिफर्ड टैक्स का एक बेनिफिट भी था 272 करोड़ का। तो एडजस्टेड प्रॉफिट की बात करें तो वो 271 करोड़ से बढ़कर लगभग 310 करोड़ के आसपास आने का अनुमान है। और रीजन ये है कि अगर आप रियलाइजेशन की बात इसलिए आप कम बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप QQ अगर आप देख रहे हैं तो पूर्वी और दक्षिण भारत में जो प्राइजेस हैं वहां पर थोड़ी सबड्यूट रही थी, उसके कारण जो है आपको थोड़ा रियलाइजेशन में थोड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है। और क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसलिए YOY आपको मार्जिन में भी थोड़ा बहुत कटाता हुआ दिख सकता है। मार्जिन प्रेशर में आपको दिख रहा है YOY आधार पर। YOY आधार पर। ओके, दालमिया भारत, सच्ची जी को राय चार्ट पर 1930 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है इस समय, कल आएंगे इसके नतीजे? एक अच्छा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है काउंटर में। 2100 लेवल के बाद एक वर्टिकल ड्रॉप हुआ है लगभग अराउंड 1900 के सपोर्ट बेस के यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर ड्रैग भी होता है तो 1880 के आसपास एक कॉन्फिडेंस जोन है जहाँ पर वापस लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। अगर मंथली चार्ट देखें तो ये इसका मंथली 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जहाँ पर लगातार इसने अपनी क्लोजिंग मेंटेन की है ऑन द हायर साइड। तो मुझे लग रहा है एक अच्छे अप मूव के बाद एक अच्छी करेक्टिव मूव मिली है। एंड अगर बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स 1880 या उसके थोड़े से नीचे के लेवल्स आते हैं तो आई थिंक डेफिनेटली एक अच्छा मौका वापस बनेगा ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में उतारने के लिए। सो मेरी तो खरीदारी की राय होगी और बाय ऑन डिक्लाइंस रणनीति कंटिन्यू रखनी है। पोजिशनली मुझे लग रहा है कि लगभग अराउंड 2260 से लेके 2500 के आसपास के स्विंग्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं साल भर में। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की ही सलाह होगी ऑन डिक्लाइंस। ऑन डिक्लाइंस दालमिया भारत आपके लिए कल आएंगे नंबर्स, देखते हैं नंबर्स के बाद कैसी रहती है स्टॉक की परफॉर्मेंस। बट 7 स्टॉक्स आज थोड़ा फोकस में बने भी हुए हैं और दालमिया भारत आज आपके रेडार पर भी है। कुछ और काउंटर्स जहाँ पर आपको फोकस बनाए रखना है, बैंक्स की तरफ से सिटी यूनियन बैंक ये काफ़ी एक्टिव हो रहा है। एक बार हिमांशु जी से इस पर भी राय ली जाए। हिमांशु जी देखें सर, सिटी यूनियन बैंक 3% प्लस की मूव है इस समय, डेज हाई पर है। बिल्कुल दीप, हालांकि एक अंडर परफॉर्मर रहा है। तमाम स्मॉल मिड साइज बैंक्स में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। ये स्टॉक अभी भी अपने लोअर एंड पर है, लेकिन आज के सेशन में यहाँ पर एक मुझे लगता है कि एक अच्छा रेजिस्टेंस कटा है, उसके ऊपर स्टॉक क्लोजिंग देने की तैयारी कर रहा है। मेरा मानना है कि स्टॉक 140 रुपए तक की अप मूव दिखा सकता है, तो जिनके पास तेजी की पोजीशन है बने रहें। कोई भी अगर डिप मिलता है 133 रुपए के आसपास तो वहां पर फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है और 132 या 131.50 के नीचे का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ऑल इन ऑल सिर्फ एक करेक्टिव मूव दिखती है जो कि 138-140 तक स्टॉक को ले जा सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए सिटी यूनियन बैंक का एक मूव दिख रही है। देखते हैं अगर 140 के लेवल तक ये काउंटर पहुंचता है कि नहीं। जय ठक्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोबारा, आइए चलते हैं उनके पास कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय, डेज हाई पर बाजार है जब आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबह की मूव्स भी अच्छी रही। बैंक निफ्टी 42,300 की कॉल खरीदवाई थी। बैंक निफ्टी अब देखिए 42,650 पर ट्रेड कर रहा है। क्या करना है उस कॉल में अपडेट दें और फिर नई कॉल क्या है ये बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू दीप। बिल्कुल सही दीप, 42,300 का कॉल में तो टारगेट्स हासिल हुए हैं, वहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इनफैक्ट दीप पहले लास्ट वीक में 17,700 का कॉल दिया था निफ्टी का एंड 69 के करीब, और आप देखें तो 100 रुपये 90 पैसे का हाई लगा चुका है एंड अभी भी 98 रुपीज़ के आसपास है, तो वहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करना है तो करें। सो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप। वो जो 2 रिकमेंडेशन दी थी उसमें अब दे रहा हूँ दीप में 17,750 का कॉल ऑप्शन जो भी ट्रेड कर रहा है 66.5 पर। सो 17,750 का कॉल ऑप्शन खरीदे अभी एंड यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस दीप लगाना होगा 19 पर 19 रुपये पर आप स्टॉप लॉस लगाए।
66 रुपये में खरीदे, 66-50 में खरीदे। 108 से लेकर 130 ये दो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं यहाँ पे। 17,700 के ऊपर डेफिनेटली 17,850, 900 और फिर 18,000 ये सारे लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। अब 17,600 जैसे लास्ट वीक उन्होंने अच्छा सपोर्ट प्रूफ किया तो वो तो रहेगा ही शॉर्ट टर्म में। 17,700 भी इमीडिएटली एक अच्छा सपोर्ट निकल कर आ रहा है दीप। सो यू नो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। आई मीन 17,700 इज जस्ट 40-50 पॉइंट्स अवे एंड ऊपर में लगभग 100-200 पॉइंट्स के भी टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। तो निफ्टी पर 17,750 का कॉल ऑप्शन हिमांशु जी के बाद खरीदारी करने की राय अब जय की तरफ से भी आती हुई दिख रही है। तो ब्रेकआउट के संकेत साफ आ गए। 17,725 के ऊपर क्लोजिंग हो रही है और बैंक निफ्टी तो खैर डे हाई पर निकल ही रहा है, मजबूत, अच्छी मूव है 100%। 625, 675, 725 तीन छोटे छोटे लेवल है बैंक निफ्टी के, उस रेंज में यानी कि 625 से 725 की रेंज है, उसमें कहीं न कहीं क्लोज होगा। और फिर कल परसों के लिए 825, 950 मिनिमम है जो आपको टारगेट लेके चलने हैं। 3-20 की स्ट्रेटजी पहले लें या पहले एक बार ब्लिंक? नहीं, आई थिंक स्ट्रेटजी ले लेते हैं, गर्म बाजार है। हाँ बिल्कुल, आइए अनिल जी की स्ट्रेटजी। थोड़ा डाउ फ्यूचर्स सुधरा है, 100 पॉइंट नीचे था, अब आपको 70 पॉइंट नीचे दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स 50 पॉइंट नीचे था, अब आपको 15 पॉइंट नीचे दिख रहा है। तो हल्का सा सुधार अमेरिकी फ्यूचर्स में। यूरोप के बाजार भी यूके रिकवर होकर पॉजिटिव टेरिटरी में आने की तैयारी में है। बाकी भी बाजार खैर मामूली गिरावट थी, बट हम अच्छे मोमेंटम के साथ बंद हो रहे हैं। बाय द वे रुपया भी अनिल जी एक हफ्ते की ऊंचाई पर है, 19 पैसे मजबूत इस समय। तो रुपये में आपने एक शार्प पुल बैक देखा है, 82 के नीचे आ गया है और एक हफ्ते की ऊंचाई पर है। बाजार भी डेज हाई पर है, क्या करके जाना है? तेजी ये तो है। तेजी आपकी पोजीशन बरकरार रखे। दो चीजें दीप, 17,725 के ऊपर बंद दे रहा है, लॉन्ग पोजीशन बनाने की राय अभी अभी आपको 17,700 पर निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदने का आपको नितिन जी ने भी कहा है। हिमांशु जी और जय का भी 17,750 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। आप या तो कॉल ऑप्शन खरीद लें, फ्यूचर खरीदने से 17,600 का पुट खरीद कर हेज कर सकते हैं। शॉर्ट रहना नहीं चाहिए, फिर भी अगर किसी की इच्छा है कि एक दिन में और देखना चाहता हो तो हर्ज नहीं है, आपकी मर्जी, देख भी सकते हैं। तो 17,850 या 17,900 का कॉल ऑप्शन हाथ में रखे सेफ्टी के हिसाब से। ये सारी तेजी तब बन रही जब पिछले 2-3 दिनों से एफआईएस के डेटा नेगेटिव और साथ ही आप देखें तो डाउ फ्यूचर 70 पॉइंट नीचे है। लेकिन जिस तरह का मूव दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज भारतीय बाजार ये एक्सपेक्ट करके उम्मीद रखकर चल रहे हैं कि डाउ आज हरे निशान में बंद होगा, नहीं कि लाल निशान में, ऐसा लग रहा है। दूसरी बात रही बैंक निफ्टी की 42,600 के ऊपर बंद होना बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव संकेत है। 42,825, 42,950 के टारगेट कल परसों के आपके लिए बनकर आते हैं। इसके लिए अगर आप अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं, फ्यूचर्स खरीद रखें तो 42,300 का पुट ऑप्शन, ध्यान से सुनिएगा, 42,300 का ये पुट ऑप्शन आपको रखना है। और अगर आप शॉर्ट हैं तो 43,000 का कॉल ऑप्शन अगर रखना चाहें तो ये आपके लिए राय है। बट लॉन्ग पोजीशन बने रख सकते हैं। जिस तरह के डे हाई पर जाकर हम मार्केट पर बंद हो रहे हैं और जिस तरह की मूड माहौल बन रहा है, रिस्क एक छोटी सी यही कि अगर अमेरिका आज गिर गया तो क्या करेंगे? तो आप दो ही चीज़ कर सकते हैं, या तो आप हेज करके चलें, हेज ना करके चलें तो फिर आप ये मान के चलें कि अगर 17,600 खुलेगा तो मैं और लूँगा, 42,300 आएगा तो मैं और लूँगा। अगर वो ताकत है, थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग हो तो या तो पुट ऑप्शन लेके जाओ ताकि आपको सोचना ना पड़े, या फिर नीचे और खरीदने की ताकत आपकी होनी चाहिए। बट लॉन्ग पोजीशन की तरफ बायस है, क्लियरली लॉन्ग पोजीशन का बायस है। ओके, चलिए लॉन्ग पोजीशन के बायस के साथ जाइए, थोड़ा हेज बनाकर जाइए, हमेशा सेफ बेट रहती है, अच्छी बेट रहती है। बट बाजार आपको अच्छी गेंस के साथ क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है। डेज हाई पर है, 750 पर निफ्टी आपको आते हुए दिख रहा है, जिन लेवल्स की एनर्जी अभी बात भी कर रहे थे। 13 साल में पहली बार म्यूचुअल फंड एयूएम में कॉर्पोरेट्स का हिस्सा 40% के नीचे आया है। जरा ये ट्रेंड भी एक बार समझा जाए। अरमान है हमारे साथ तैयार डिटेल्स के साथ। अरमान बताइए। जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है। जैसा कि आपने बताया कि 13 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि आप जो म्यूचुअल फंड का टोटल एयूएम होता है उसमें जो कॉर्पोरेट, जैसे कई सारी कंपनियों इसमें म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करती हैं, उनका अगर आप पूरा हिस्सा देखेंगे वो 40% से नीचे आ चुका है। बात करें अगर FY10 की
फाइनेंशियल ईयर 10 की, तो वहां पर जो उनकी हिस्सेदारी को टोटल आप म्यूचुअल फंड एयूएम देखेंगे 51% थी, वो लगातार धीरे धीरे गिर कर अभी अगर आप देखेंगे अभी जो मौजूदा फिगर आता हुआ दिखा है वो 39.7% के आसपास आता हुआ दिखा है। तो अब उन्होंने तो उनकी जो होल्डिंग कम हुई है तो बड़ी किसकी है, उसमें बात करेंगे आप रिटेल और HNI क्लाइंट्स का, उनकी तरफ से अच्छा इन्फ्लो आता हुआ दिखा है और उनकी टोटल म्यूचुअल फंड एयूएम में उनकी पूरी हिस्सेदारी अगर आप देखेंगे तो जो FY10 में 45.2% थी वो अब बढ़ के लगभग 59.1% के आसपास होती हुई हो गई। इसके चलते अगर आप देख रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड में टोटल एयूएम भी अगर आप बात करें ओवरऑल कि पिछले 10 साल में एयूएम का साइज कितना बढ़ा है, एयूएम अगर 7 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग आपको 39.4 लाख करोड़ पर आता हुआ दिखा है। और अभी के ट्रेंड के हिसाब से ये होता हुआ दिखा है कि कॉर्पोरेट्स ने अपनी हिस्सेदारी कम करी है और रिटेल और HNIs ने अपना इन्फ्लो बढ़ाया है, इसलिए उनकी इस टोटल एयूएम में हिस्सेदारी काफी बढ़कर आती हुई दिखी है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने घटाया है, बिल्कुल बाकी कैटेगरीज ने अपना निवेश बढ़ा लिया, बिल्कुल प्रोपोर्शन उनका कम हो गया। यस ओके, तो चलिए ये है आपके लिए म्यूचुअल फंड्स में कॉर्पोरेट्स का हिस्सा और वहां पे क्या बदलाव हुए हैं। आइए जय की तरफ से एक कॉल है तैयार, बिल्कुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। बिल्कुल दीप यहाँ पे एक्सिस बैंक का आप एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, 6 रुपये 25 पैसे में ट्रेड कर रहा है। 880 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एक्सिस बैंक का ये खरीदने की सलाह है। बैंकिंग में एक अच्छा ब्रेकआउट है और साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक में अबाउट द लेवल्स ऑफ 880 आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। सो एटलीस्ट टिल द टाइम ऑफ एक्सपायरी आई थिंक ये 900 रुपये हो सकता है जी, और अगर ये 900 रुपये हो जाता है तो इसके टारगेट्स जो है वो लगभग 20 रुपये के हो जाएंगे। सो 20 रुपीज़ के टारगेट्स के लिए मैंने एक ही टारगेट दे रहा हूँ मैं दीप यहाँ पे, 20 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदे एक्सिस बैंक का 880 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस अगर प्लेस करना हो दीप तो रख सकते हैं आप 1 रुपये 30 पैसे पर 1.30 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या तो हीरो जीरो के हिसाब से भी खेल सकते हैं, बिकॉज 6 रुपये वाला हो रहा है 20 रुपये। सो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड अगर आप मोर देन दैट इनफैक्ट अगर हीरो जीरो के हिसाब से ट्रेड करें तो भी बनता है, बट नेवरदलेस अगर आपको स्टॉप लॉस रखना ही है सो 1.3 का भी लगाया जा सकता है। बट इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आज 880 के ऊपर देखने मिल रहा है। सो आई थिंक बैंक निफ्टी अगर 43,000 की तरफ जा रहा है जो हिसाब से वहाँ पे डेटा है, आई थिंक एक्सिस बैंक कैन हेल्प इट मूविंग टुवर्ड्स दोज लेवल्स। तो एक्सिस बैंक की बढ़िया मूव आ रही है और बढ़िया गेंस के लिए जय है। 6 रुपये में आपको ये 880 का कॉल खरीदना है, 20 रुपये तक की अपसाइड आपको इस पर आते हुए दिख सकती है, अच्छी गेंस इस पर आपको मिलेंगी। आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं, सीमेंट स्टॉक्स पर रखिए नज़र। दालमिया भारत की हम बात कर रहे थे, अंबुजा में एक बड़ी मूव आई है, ये स्टॉक भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। JSW स्टील में एक एक्शन बनते हुए दिख रहा है, पिछले 5 मिनट में JSW स्टील में एक बढ़िया स्पाइक आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। ये काउंटर भी एक बार नजर डालिए, पिछले 5 मिनट में ही एक्शन हुआ है। कुणाल जी एक बार देखें सर, JSW स्टील मूव आ रही है सर, क्या चल रहा है इस चार्ट में? इंपॉर्टेंट लेवल्स कोई ट्रेड दिखता है BTST टाइप? देखिए एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, नीचे एक बहुत अच्छा पैटर्न भी बना है दीपांशु, जिसको राउंडिंग बॉटम कहते हैं, और उसके बाद अब इसमें मोमेंटम बन रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक 730 रुपए के लेवल्स को पार करेगा तो फिर आपको यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। 750 755 के अपने पुराने लेवल्स को रिगेन कर सकता है स्टॉक। तो मेरी राय में बिल्कुल वेट एंड वॉच करें, 730 के ऊपर मेरी खरीदारी कराएं। बिल्कुल, तो 730 के ऊपर खरीदारी की भी राय रहेगी। JSW स्टील, बिरला सॉफ्ट ये काफी एक्टिव रहा है। सच्ची जी परसिस्टेंट सिस्टम्स की बात करी थी, जरा एक बार बिरला सॉफ्ट का भी चार्ट देख जाएं सर, 3.5% ऊपर। जी दीपांशु, इनफैक्ट आई थिंक दोनों चार्ट्स में से आई थिंक ये बेटर प्लेस्ड है। अभी भी यहाँ पर काफी लगातार कोशिश की है इसने 260 255 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने की, एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर वापस एक चाल बन सकती है ऑन द हायर साइड। तो 275 280 के टारगेट के लिए कुछ लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 255 के आसपास लगाना चाहिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड 275 280 आई थिंक ये एक क्रिटिकल जंक्चर होगा अगर यहाँ से और एक्सीलरेटेड मूव अनफोल्ड होनी है तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है बेस अच्छा है, एक रिबाउंड अच्छा ऑलरेडी हो चुका है, इन एक्शन है, तो जरूर इसे पार्टिसिपेट करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ अराउंड 280 275। तो ये है आपके लिए बिरला सॉफ्ट। बंसल जी आज सुबह IDFC तो आपकी पिक ऑफ द वीक था ही, IDFC फर्स्ट बैंक पर भी एक बार नजर डाल दें सर, ये भी 3% की गेंद के साथ क्लोज हो रहा है, इसमें क्या करना है?
दिपांशु, यहाँ पर भी टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है और एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो जिनके पास है बने रहें और नई खरीदारी भी की जा सकती है 56.5 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पहला टारगेट बैठता है अराउंड 62 का जा सकती है। 62 के टारगेट के लिए ये है आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सिटी यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, आरबीएल बैंक, ये सारे मिड कैप बैंक्स में आपने अच्छी मूव देखी है। ऑफ कोर्स बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक तो सुबह से आपके लिए एक्टिव रहे ही हैं। तो दमदार शुरुआत होती हुई दिख रही है हफ्ते के लिए। कंसोलिडेशन के बाद आज एक अच्छी मूव बाजार में आई है, वापस 17,800 की तरफ मूव कर रहे हैं। 17,750 के ऊपर या आसपास ही निफ्टी क्लोजिंग के लिए हो रहा है तैयार। 42,650, 550 अंकों की मूव आपने आज बैंक निफ्टी में आती दिखी। तो 5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा दिन रहा है, हफ्ते की शुरुआत पॉजिटिव नोट पर। एचडीएफसी लाइफ सुबह से ही एक्टिव था। जो खबर आई है आरबीआई की क्लैरिटी है, एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी के मर्जर के बाद एचडीएफसी लाइफ में हिस्सेदारी 50% से उससे ज्यादा आप ये रख सकते हैं। नतीजों से पहले कल टाटा कंज्यूमर यहां पर 4.5% की तेजी, विप्रो 27 तारीख को नतीजों के साथ बायबैक पर विचार 2.5% की तेजी, टाइटन में अच्छा एक्शन नतीजों के बाद। आईसीआईसीआई बैंक काफी एक्टिव था और बाकी बैंक्स में भी आपने मूव देखी। एसबीआई, एक्सिस, इन दोनों में अच्छी खरीदारी रही। इंडसइंड बैंक, इसके भी नंबर्स आए थे थोड़ी देर पहले, यहां पर थोड़ी कमजोरी रही। अनुमान से थोड़ा सुस्त थे नंबर्स, उतने खास नहीं थे अगर आप स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक से कंपेयर करें। डॉक्टर रेड्डीज पर भी कट था। सन फार्मा सुबह की नेगेटिव खबर के बाद 1% नीचे बंद हो रहा है। सिप्ला और डिवीज में भी कमजोरी रही। तो फार्मा में थोड़ा रोटेशन था, थोड़ा अपने चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक्स पर दबाव देखा। हालांकि आईटीसी और एचयूएल दोनों ही फ्लैट आपको बंद होते हुए दिख रहे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आइए, यहाँ पर भी कई सारे स्टॉक्स में आपने बड़ी मूव आती हुई देखी है। परसिस्टेंट सिस्टम, बिरला सॉफ्ट, दोनों की हम बात कर ही रहे थे। ऑरेकल भी इसमें जोड़ दीजिए, यहाँ पर भी अच्छी मूव रही। एलएनटी फाइनेंस, कैनफिन होम्स, श्रीराम फाइनेंस, पीएफसी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, सारे के सारे एनबीएफसीज में भी आपने जबरदस्त एक्शन देखा है। मिड कैप बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी भी आप जोड़ सकते हैं। एबीबी यहाँ पर भी अच्छी मूव रही है। इंटेलेक्ट डिजाइन, कोफोर्ज, जुबलेंट फूड, रेन इंडस्ट्रीज, इंडिया सीमेंट्स, यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन रहा। गिरावट पीआई इंडस्ट्रीज पर थी, वोडाफोन आइडिया कमजोर था, इप्का लैबोरेटरीज, साथ ही पीवीआर लगातार दूसरे दिन यहाँ पर कट था। वोल्टास, बायोकॉन, मुथूट, यहाँ पर भी आपने कमजोरी बनते हुए देखी। बट अनिल जी, जबरदस्त एक्शन सर, बाजार पर रीडिंग भी आपकी जबरदस्त रही। एग्जैक्टली 17,750 पर प्रोविजनल क्लोज आ रहा है, एग्जैक्टली 17,750 और 42,650 पर बैंक निफ्टी का भी। इससे बढ़िया मार्केट हो ही नहीं सकता। लेवल्स पूरी तरह से परफेक्ट लेवल पे जाकर सपोर्ट लेता है, परफेक्ट लेवल पर जाकर रुकता है, परफेक्ट लेवल पर जाकर बंद होता है। तो बहुत ही बढ़िया मार्केट है एकदम लेवल्स के हिसाब से, ताकि आपको ट्रेड करने में सुविधा रहे। आइए बढ़ते हैं आगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है जी। कहाँ है सारे एक्सपर्ट्स, जरा उनसे पूछा जाए। जरा एक बार एक्सपर्ट्स को मैं बहुत गौर से देखना चाहता हूँ, बहुत ही गौर से। पहले मैं सचिन जी को गौर से देख रहा हूँ, फिर हिमांशु जी, बंसल जी, कुणाल जी, आशु जी, हाँ सबको गौर से देख लिया। ओके, और सबको मैंने गौर से ऊपर ऊपर ही देखा है, सिर्फ सर तक, सर के नीचे नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज की जो हमारी बड़ी एक स्पेशल शाम की जो कवरेज है जी, उस पर जरा आप सब लोग गौर फरमाइएगा। आखिर बाल क्यों और कैसे सफ़ेद हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब मिल चुका है। जी हाँ, आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि बालों के सफ़ेद होने के जो आप अब तक अंदाज लगाए जाते थे, जैसे मतलब सबके अपने अपने वाइल्ड गेस होते हैं। आप में से कोई अंदाज लगाना चाहता है आपके हिसाब से क्या कारण होता है जिसकी वजह से बाल सफ़ेद होते हैं? कोई बताना चाहे? साइंटिफिक रीजन मत दीजिएगा, साइंटिफिक रीजन तो अभी आ रहे हैं, बाकी जो प्रैक्टिकल रीजन्स जो होते हैं वो। जी कुणाल जी। अनिल जी, कोई 10-15 बाल तो पक्का अनिल जी आशु जी की वजह से सफेद हुए होंगे अनिल जी। ओके। और अनिल जी कुछ 10-15 ही हमारे राकेश जी की वजह से भी हो जाते हैं अनिल जी कभी कभार। आपके सर में लाखों बाल होते हैं, तो ये 10-15 जो बोल रहे हैं उसमें लाख नहीं बोल रहे हैं आगे। 10-15 लाख आशु जी की वजह से, 10-15 लाख बंसल जी। जी बंसल जी, आपकी वजह? नहीं अनिल जी, देखिए एक जो आपने बोला प्रैक्टिकल रीजन तो आज की डेट का है जंक फूड। अनिल जी, जंक फूड से दूर रहना चाहिए और ये एकदम साइंटिफिकली प्रूव भी है। अच्छा। और अगर आपको अनिल जी वो साइंटिफिक नाम चाहिए हो जिसकी शॉर्टेज की वजह से होता है, तो नाम, फॉर्मूला अनिल जी, स्पेलिंग सब कुछ ठीक ठाक प्रोनाउंस कर सकता हूँ अनिल जी। बंसल जी, आप है ना ओल्ड डेटेड हो गए, जनरेशन गैप आ गया। नहीं, आपके जमाने में आप आराम से समोसा, कचौरी ये सब खा के आए,
उस समय चलता था। आजकल के बच्चे बर्गर खाए तो वो जंक फूड, सही बात, फ्रेंच फ्राइज खाए तो जगह। आपने भी तो आपके जमाने में कौन से कम खाए समोसे? सही बात है ना, बात तो सही। हाँ अच्छा, तो आशु जी आपके बाल काले होने की वजह ज्यादा है कि आप दूसरों के सफेद कर रहे हैं? अनिल जी मेरे तो जो सफेद हुए हैं ना वो धूप में सफेद हुए हैं काम करके। अच्छा। अनिल जी शहर घूमना पड़ता है, मिलना पड़ता है, कुणाल जी की तरह एसी के कमरे में नहीं बैठे हैं। तो अनिल जी धूप में सफेद हुए हैं। ओके चलिए, तो ये है। अच्छा, और किसी की विशेष टिप्पणी तो बाल पे? हाँ ठीक है, चलो। तो अब बालों के सफेद होने का कारण पता चल चुका है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए मेलानोसाइट स्टेम सेल्स को जिम्मेदार ठहराया है। यही नहीं, बालों का सफेद होना और गिरना भी एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्या है। दरअसल बढ़ती उम्र में ये हेयर फॉल होना बड़ी आम बात है, ग्रे हेयर होना बड़ी आम बात है, लेकिन आजकल कम उम्र के बच्चों में भी ये समस्या आ रही। क्या है इसकी वजह? शाम 6 बजे हम करेंगे इस पर बातचीत। आपकी खबर आपका फायदा में समझेंगे कि मेलानोसाइट स्टेम सेल्स ही क्या बालों में सफेदी की एकमात्र वजह है, या फिर बंसल जी की तरह तनाव, जेनेटिक्स, हार्मोनल असंतुलन और प्रदूषण भी हमारे बालों को सफ़ेद कर रहा है। इन पर भी गौर फरमाना चाहिए। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ होगा पूरा पैनल और आज की शो का नाम है हेयर का हेल्थ कनेक्शन। ओहो, डॉक्टर वन्ना पंजाबी जी जुड़ेंगे हमारे साथ, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं नानावती हॉस्पिटल से, और डॉक्टर अनिल कुमार गर्ग जुड़ेंगे, पूर्व प्रेसिडेंट AHRS इंडिया के, और डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जुड़ेंगी जो हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट है। इन तीनों से करेंगे मुलाकात, हेयर का हेल्थ कनेक्शन। ओके, बढ़ते हैं आगे। और दूसरा प्रोग्राम मनी गुरु। पिछले 5 साल में स्मॉल कैटेगरी का मार्केट कैप हो गया है दुगना। अगले 1 साल में अनुमानित रिटर्न के लिहाज से स्मॉल कैप कैटेगरी लार्ज कैप के मुकाबले में 6% और मिड कैप के मुकाबले में 8% ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। मतलब ये कि अगले 1 साल में भी स्मॉल कैप में 20% से भी ज़्यादा रिटर्न बनने की संभावना है। ये वजह कि स्मॉल कैप में निवेश लोगों को आकर्षित कर रहा है। आज जानेंगे कि पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड की अहमियत, फ़ायदे और रिस्क। शाम 6:30 बजे स्मॉल कैप बड़ा मुनाफा। आज होंगे हमारे साथ फिरोज अजीज साहब, डिप्टी CEO आनंद राठी वेल्थ से, और अनुराग जंवर साहब, पार्टनर अपवाइजरी के। इन दोनों से करेंगे हम मुलाकात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेशकों को चेतावनी दी कि वो अनरियलिस्टिक रिटर्न के बहकावे में ना आए, और वित्त मंत्री ने इन्फ्लुएंसर्स को लेकर भी लोगों को आगाह किया क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई को पोंजी स्कीम्स में लगाकर उसे डुबो सकते हैं। वैसे तो जी बिजनेस पर हम लगातार समय समय पर निवेशकों को मोटी कमाई के नाम पर हो रही ठगी का जो काम चल रहा है उसके लिए लिहाज से हम आगाह करते हैं, लेकिन वित्त मंत्री के इस बयान ने एक बार फिर से इन्फ्लुएंसर्स और पोंजी स्कीम्स के नेक्सस का खुलासा किया है। इंडिया 360 डिग्री में होगा इसका पूरा विश्लेषण, तो जरूर देखिएगा। इन्फ्लुएंसर्स का धंधा फंसेगा, कसेगा फंदा, ये आज की हमारी कवर स्टोरी आपके लिए। 17,743 119 अंकों के फायदे के साथ आज निफ्टी डे हाई के आसपास बंद होता हुआ 60,000 के पास 401 पॉइंट नोट आउट। सेंसेक्स ने दी है आज अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग, और बैंक निफ्टी 517 अंकों पर 42,635 42,625 का जो क्लोजिंग स्टॉप लॉस था बिल्कुल वहीं जाके क्लोजिंग 17,750। एकदम मार्केट बहुत परफेक्ट, मजेदार, पूरे रिस्पेक्ट किया है, एकदम बहुत ही बढ़िया। तो समाचार समाप्त हुए, आज के विदा लेने का वक्त। कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी और सचिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद आशु सर का भी, और सचिन जी, जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।